हेलो। Recording in progress. तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ कल प्रीवियस सेशन में हम लोग ली रिकॉर्डर तक डिस्कस कर लिए थे। तो यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि द सैंड वाटर स्लरी पाइप फ्रॉम द मिक्सिंग चैम्बर डाउनवर्ड्स मे बी इंस्टॉल्ड इन अ बोरहोल इन अ स्टीपली डिपिंग स्टोन ड्रिफ्ट और अ शाफ्ट। अब बोला गया है कि जो जो पाइप था जिसमें स्टोइंग मटेरियल पानी के साथ जाता था, तो उसको ना आप कैसे कर सकते हैं, उसको आप जो है साफ्ट के थ्रू, जैसे कि इसमें डायग्राम में दिखाया था कि साफ्ट में पाइप डाल दिया गया है, वैसे कर सकते हैं। या फिर कोई अगर ड्रिफ्ट वगैरह है माइंस में, ड्रिफ्ट के थ्रू उसमें आप कर सकते हैं, या फिर आप बोरहोल के माध्यम से भी सीधा नीचे इंजेक्ट करा सकते हैं। तो ये इसमें बताया गया है। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। माइक माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। माइक ऑफ कर लीजिए। तो उसके लिए बताया गया है कि जो पाइप्स होगा वो कौन सा मतलब मटेरियल का बना होता है। द पाइप्स यूज्ड फॉर सैंड स्टोइंग एरिया इज सेआई माइल्ड स्टील। कोरोगेटेड आयरन माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है, एमएस स्टील जिसको बोलते हैं, कोरोगेटेड होता है। हॉट रोल्ड सीमलेस ट्यूब और एल्काथीन, इससे ही बना हो सकता है। हॉट रोल्ड सीमलेस ट्यूब और अल्काथीन, ये भी पदार्थ है। मतलब देख सकते हैं यहाँ पे दो मटेरियल बताया गया है कि जो भी आप स्टोइंग पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है कि वो मजबूत लोहे वाला होता है और एक थोड़ा सा फाइबर टाइप का होता है। तो जो लोहे टाइप का मजबूत होता है ना, वो सीआई माइल्ड स्टील होता है, कोरोगेटेड आयरन माइल्ड स्टील। या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं हॉट रोल्ड सीमलेस ट्यूब्स और एल्काथीन, इस पदार्थ से बना हुआ जो है पाइप भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर किसके लिए, स्टोइंग पर्पस के लिए। दे हैव फ्लैंजेस फॉर जॉइंट्स एक्सेप्ट इन बोरहोल्स। फ्लैंजेस रहेगा ताकि जॉइंट बना सके। फ्लैंज समझ रहे हैं ना, पाइप का फ्लैंज रहता है इस तरह से, ताकि जॉइंट कर सके। इस तरह से जॉइंट करना है कि नहीं इसको, ये फ्लैंजेस इसमें रहेगा मेंशन, मतलब यहाँ पे आपको रहेगा। और उनका बताया गया है कि स्ट्रेंथ वगैरह होना चाहिए 15 kg प्रति मिलीमीटर स्क्वायर, यानी 15 kg पर mm स्क्वायर होना चाहिए। आर यूज फॉर मोरलेस परमानेंट इंस्टॉलेशन इन ड्रिफ्ट शाफ्ट मेन क्रॉस कट ईटीसी। देयर यूज इज नॉट फेवर्ड एट द फेस। साइजेस इन यूज आर 125 mm बोर, 3 मीटर लॉन्ग एंड 20 to 25 mm थिक वॉल। इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। बोला गया कि इनमें से फ्लैंज रहेगा हर पाइप में, हर स्ट्रोइंग पाइप में फ्लैंज है, क्योंकि लंबा तो रहता नहीं ना, पार्ट पार्ट में रहेगा आपका पाइप। सब पार्ट पार्ट को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो उनके सभी पाइप्स में क्या होगा, फ्लैंजेस रहेगा ताकि उनको ज्वाइंट कर सकें। ठीक है। सीआई पाइप्स का बताया गया है कि फ्लैंजेस का मतलब नहीं जोड़ने के लिए काम आता है जी। फ्लैंजेस नहीं समझते, जैसे कि पाइप इस तरह से है, इस तरह से लोहा का कुछ आगे इस तरह से रहता है। एक सेकंड, इसको अच्छे से बनाते हैं। ये कुछ इस तरह हाँ से सर, टाइप से रहता यहाँ, हाँ इस तरह से रहेगा। हाँ, नट लगाना पड़ता है उसमें। फ्लैंजेस का मतलब गैप रहेगा, उसमें नट लगाने का जगह दिया हो रहा है कि दोनों नट इस तरह से जोड़ दें, ये दोनों जुड़ जाए, इस तरह से रहेगा। बीच में वॉशर डाल देते हैं। वॉशर का मतलब एक होता है रबर का वॉशर डाल देते हैं ताकि अच्छे से लीक प्रूफ ये रहे। पैकिंग पैकिंग सर। पैकिंग जिसको बोल सकते हैं। सर वो पाइप के साथ आता है कि वो अलग से पाइप में कौन सा फ्लैंज? फ्लैंजेस तो पाइप में ही बना हुआ रहता है ना, पाइप का भाग रहता है ना, वो इस तरह से पाइप में बना कर दे देते हैं। इसी में ज्वाइंट करके वेल्डिंग कर दीजिए, या पहले से अगर बना हुआ है तो भी कर लीजिए। मेन है कि पाइप में फ्लैंजेस होना चाहिए। आप उसको वेल्डिंग करके दे दीजिए चाहे सर किसी तरह से। टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला लाइन समझ ठीक है। में। टेंसाइल स्ट्रेंथ बोला गया कि उनका कम होता है, देख लीजिए। ओनली 15 kg पर mm स्क्वायर, इतना ही होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। इतना ज्यादा याद करना नहीं यार। एंड आर यूज फॉर मोर लेस परमानेंट इंस्टॉलेशन ड्रिफ्ट शाफ्ट मेन क्रॉस कट। इसका इस्तेमाल भी कहाँ पे इस्तेमाल होगा, ड्रिफ्ट शाफ्ट जो क्रॉस कट होगा वहां पे जो ये सब पाइप का इस्तेमाल होता है। देयर यूज इज नॉट फेवर्ड एट द फेस। इस तरह का जो पाइप है फेस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। फेस के लिए कुछ अलग सा यहाँ पे आता होगा पाइप। साइजेस इन द यूज आर 125 mm बोर, 3 मीटर लॉन्ग एंड विथ 20 to 25 mm थिक वॉल। बोला गया है कि जो साइज में आएगा, ठीक है, कौन सा साइज में आपका आएगा जी, बोला गया है कि जो मेरा पाइप का साइज होगा वो होगा 125 mm। क्या है ये है डायमीटर। कितना है, 125 mm डायमीटर। कितना लंबा होता है, 3 मीटर तक एक पाइप रेंज लंबा होगा। और उसका जो मोटाई होगा ना, इनर थिकनेस जो होता है ना पाइप का, वो कितना होगा, 20 से 25 mm। तो उतना ये मोटा होता है। 125 mm इसका डायमीटर होगा और 3 मीटर लंबा होगा। फॉर फैसिलिटीज ऑफ टर्निंग द मार्क्स 1 2 3 4 एंड एरो फॉर डायरेक्शन टर्न आर कास्ट ऑन द पाइप्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग।
अच्छे से उसको घुमा के जोड़ा जा सके, इसमें 1 2 3 4 वगैरह ये सब चीज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही वहाँ पे डाल दिया जाता है, ताकि कौन सा पाइप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में इस तरह से जोड़ना है, तो उसके लिए यहाँ पे मेंशन रहता है। द लाइफ ऑफ सीआई पाइप इज ऑब्जर्व टू बी 4 लाख टन ऑफ सैंड फॉर 20 mm थिक एंड नियरली 8 लाख टन फॉर 25 mm थिक वॉल्स। बताया गया है कि जो सीआई वाला, जो आयरन वाला सीआई माइल्ड स्टील का जो स्टोइंग पाइप था, उसका लाइफ बताया गया है। लाइफ कितना होता है, मतलब 4 लाख टन सैंड जो है वो अपने थ्रू पास करा सकता है। कितना? 4 लाख टन। अगर उसका जो मोटाई है, अंदरूनी मोटाई वो 20 mm है, तब इंटरनल अगर थिकनेस 20 mm है, तो फिर ये 4 लाख टन तक जो है इसका लाइफ होगा। और अगर इसका थिकनेस अगर हम बढ़ा देते हैं, 25 mm कर देते हैं, तो लाइफ भी बढ़ जाएगा 8 सर लाख लैख टन। कम, हाँ, लैख लैख क्या है सर? लाख लाख लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये लाख है। LSC लिखा है। हाँ, पढ़ते हैं उसको, LIC भी करके लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया ना? ये देखिए, वो तो वही डायग्राम हम बताइए, ये तो हम डायग्राम बना दिए थे। उसके बाद देखिए बोला गया है कि MS पाइप्स आर लाइटर देन CI पाइप्स एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 45 kg पर mm स्क्वायर। बोला MS का मतलब माइल्ड स्टील। जो माइल्ड स्टील पाइप्स होता है ना, वो आर लाइटर देन CI पाइप्स। कोरुगेटेड आयरन जो होता है CI पाइप से, ये जो MS पाइप्स होता है वो ज्यादा हल्के होते हैं, और उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है, 45 kg प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। MS pipes are preferred to CI pipe for face pipe range due to their comparative lightness। अभी देखिए, जो हम लोग पाइप्स डिस्कस कर रहे थे ना, वो हम लोग इससे पहले कौन सा पाइप डिस्कस कर रहे थे? सीआई पाइप्स। सीआई पाइप्स डिस्कस किए ना उसका। सीआई पाइप्स के बारे में हम लोग ये डिस्कस किए कि फेस में इस्तेमाल नहीं करते, फेस में कर सकते हैं पर फेवर नहीं किया जाता, नहीं इस्तेमाल किया जाता है। तो अब फेस में कौन सा इस्तेमाल करेंगे? फेस में इस्तेमाल करेंगे MS पाइप। ठीक है, माइल्ड स्टील पाइप ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, और इनको फेस में इसकी तुलना में ज्यादा प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो वजन होता है काफी हल्का होता है। कंपैरेटिव लाइटनेस के कारण MS पाइप्स आर प्रेफर्ड ओवर CI पाइप्स। ठीक है, माइल्ड स्टील पाइप जो है हम उसको इस्तेमाल करते हैं फेस में। ठीक है, क्योंकि उसका जो वजन होता है वो CI पाइप्स की तुलना में काफी हल्का होता है। MS पाइप्स आर यूजुअली 12 mm थिक वॉल। ये जो MS पाइप्स होते हैं उनका जो मोटाई होता है वो 12 mm होता है, और लंबाई 5.5 से लेके 6 मीटर तक हो जाता है। लाइफ देखिए 6 लाख टन अप्रॉक्स होता है। और एल्काथीन पाइप्स आर मच लाइटर देन MS पाइप। अभी इसके बाद देखिए एक और पाइप आया जो एल्काथीन पाइप्स होते हैं, वो इससे भी ज्यादा लाइटर होते हैं, MS पाइप से भी, एंड ग्रेटली रेजिस्ट वियर बाय सैंड और सिलिकोसिस मिल टेलिंग्स। दे कैन बी थ्रेडेड फॉर फिटिंग फ्लैंजेस एंड पाइप लेंथ कैन बी ज्वाइंट टुगेदर बाय हीटिंग विद स्पेशल हीट कट ज्वाइंट डिवाइस। ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दे कैन बी थ्रेडेड, ठीक है, फॉर फिटिंग फ्लैंजेस। फ्लैंजेस में रहता नहीं है, जो रहता है ना फाइबर टाइप का होता है, देखिए ब्लैक कलर का होता है थोड़ा सा, तो उसको एल्काथीन पाइप्स बोलते हैं। तो उसका जो है ना वजन और भी हल्का होता है, MS पाइप्स की, MS पाइप से भी हल्का होता है। उनमें उनमें क्या, फ्लैंजेस नहीं रहता, तो फ्लैंजेस उसमें लगाना पड़ता है। ठीक है, थ्रेडिंग देके उसमें फ्लैंजेस लगा सकते हैं, और उनका जो ज्वाइनिंग होगा पाइप लेंस का, उनको ज्वाइन कर सकते हैं बाई स्पेशल हीटिंग कट ज्वाइनिंग डिवाइसेस। ये एक तकनीक है, स्पेशल हीटिंग कट ज्वाइनिंग डिवाइस, तो उससे हम लोग इस पाइप को वैसे ज्वाइन करा सकते हैं। यानी गर्म करना पड़ता है पाइप को। ठीक है, अब गर्म कर दीजिए। अब उसमें जो है फ्लैंजेस वगैरह डाल के, ठीक है, और फिर इधर भी गर्म करके दोनों फ्लैंजेस डाल के फिर जोड़ दीजिए पॉइंट। इस तरह से ये काम करता है। जादूगढ़ माइंस जो कि एक मेटल माइंस है, हैव रिप्लेस MS पाइप रेंज फ्रॉम द सर्फेस टू ग्राउंड स्टोप्स by Hasti pipes, trade name of name which makes Algothic pipes some years ago with encouraging result। यहाँ पे हेलो देखिए, सर, ये MS पाइप का फुल फॉर्म क्या है सर? MS पाइप माइल्ड का। स्टील, माइल्ड स्टील, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सर माइल्ड सीआई का फुल फॉर्म क्या बोले सर? सीआई इसका कोरोगेटेड आयरन। कोरोगेटेड। ठीक है, यहाँ पे 3 पाइप हम लोग देख लिए। एक है अपना CI पाइप्स, दूसरा देख लिए हम लोग कौन सा, MS स्टील, और एक और कौन सा देखें, एल्काथीन। अगर वजन की बात करें, वेट की, देखिए वेट जो है वो घटता जाएगा।
ठीक है, क्या होगा, वेट जो है घटता जाएगा। सबसे हल्का कौन होगा इन तीनों में? सबसे हल्का एल्काथीन पाइप्स है। सीआई अल्काथीन, अच्छा। ठीक है, सीआई पे थोड़ा भारी रहता है एल्काथीन। माइल्ड स्टील देखे, एल्काथीन जो कि देखिए फाइबर वाला देखे है ना, हाँ वो वाला होता है और सीआई एक पे। सर जीआई जीआई वाला भी होता है सर। सीआई कोरोगेटेड का मतलब होता है इसको इनर वॉल्स में ना कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, इस तरह से रहेगा, इस तरह से लोहा ही रहेगा ना, कोरुगेटेड आयरन है, कैसे रहेगा प्लास्टिक, आयरन ही है ना। ये इस तरह से आयरन रहेगा, इस तरह से आप इस तरह से अंदर में इसका रहता है। ये कोरुगेटेड आयरन स्टील पाइप्स। फिर आता है माइल्ड। ये सब अभी पाइप्स हम स्टोइंग के लिए ही बोल रहे हैं, सारा का सारा स्टोइंग के लिए भी है। बालू जो है देखिए, बालू फंसने के नहीं, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना कि आपका उसमें सीआई पाइप्स का फायदा क्या होता है कि सीआई पाइप्स अगर कोरुगेटेड है तो इसमें क्या है कि बेटर जो है आपका वहाँ पे रिजल्ट देगा, अगर क्योंकि उस अंदर का जो है ना भाग जो है इस तरह से रहता है ना, इस तरह से। ठीक है, तो एब्रेसिव वियर जो होगा ना, जैसे कि बालू से क्या है, पाइप जो है फट जाता है, पतला हो जाता है कि नहीं, ये सब चीज जो होता है ना, तो उस पे ये रेजिस्टेंस ज्यादा कर पाएगा, क्योंकि इस पे एक्स्ट्रा जो है एक तरह से लेयर दिया हो कुछ इस तरह से कोरुगेटेड है। तो एब्रेसिव वियर को ये बर्दाश्त कर सकता है, हालांकि ये एमएस स्टील और एल्काथीन उतना नहीं कर सकते हैं। तो ये है फेस में कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, फेस के पास अगर आपको स्टोइंग करना है तो आपको कौन सा पाइप इस्तेमाल करेंगे, यही वाला पाइप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये वाला पाइप और ये वाला पाइप, ये फेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये वाला पाइप तो ऊपर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला पाइप जो है वो मतलब आपका साफ्ट में इस्तेमाल कर देंगे, बोरहोल में इस्तेमाल कर देंगे, या फिर अगर आपका ड्रिफ्ट है वहां पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फेस में नहीं इस्तेमाल करते हैं। बाकी अगर आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ देखना है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका कम रहता है, इसका 45 रहता है, इसके बारे में मेंशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद है द शाफ्ट रेंज इज कैरिड इन द शाफ्ट, द शाफ्ट रेंज इज कैरिड इन द शाफ्ट व्हिच इज नॉट द मेन कोल वाइंडिंग शाफ्ट द व्यू टू पॉइंट इंटरप्शन टू रेजिंग। ये सब कुछ भी इंपॉर्टेंट ऐसा लग नहीं रहा है। पाइप्स लेड roadway pipes are kept from the main haulage roads, roadway pipes are as far as possible kept off the main as leakage of water में। ये चीज थोड़ा सा जान सकते हैं, थोड़ा सा समझने लायक है, काम भी आ सकता है ये वाला चीज। रोडवे पाइप्स आर एज फार एज पॉसिबल केफ्ट ऑफ द मेन हॉलेज रोड्स। जो भी रास्ते में जो लेके जाने वाले जो पाइप्स हो गए ना स्टोइंग वाले, स्टोइंग पाइप तो लेके जाएंगे भूमिगत भाग में, तो जो स्टोइंग वाला पाइप जो हो गया ना, अगर हम किसी रास्ते से लेके जा रहे हैं तो उनको जो हॉलेज रास्ता होता है, मेन हॉलेज रास्ता, उससे हमको दूर जो है उसे वो दूर होना चाहिए, दूर इंस्टॉल कराएंगे। क्यों क्यों कराएंगे, क्योंकि अगर मान के चलिए मेरा लीकेज होता है पाइप्स का, कौन सा पाइप का, स्टोइंग पाइप्स का, वहां पर पानी का लीकेज हो गया, जो लीक किया वो जो पानी है ना, वो ट्रैक लाइन का जो पैकिंग है उसको क्या कर सकता है, हटा सकता है, वॉश अवे कर सकता है। पैकिंग समझते हैं ना, ट्रैक के बीच में जो भी हम लोग पत्थर मलबा जो भी मिट्टी वगैरह डालते हैं, तो लीकेज होगा तो क्या होगा, पानी निकलेगा, पानी निकलेगा तो जो भी किसके ट्रैक बीच के में बीच, सर? ट्रैक्स के बीच में, हाँ हाँ सर। तो वो उसको वॉश करके हटा सकता है। क्लियरिंग ऑफ द पाइप जाम्स इंट्रोड्यूस क्वांटिटी ऑफ सैंड इनटू द रोडवेज। अब क्या है कि मान के चलिए कभी कभी पाइप जाम हो जाता है, तो पाइप जाम होने के बाद क्या होगा, वहाँ पे खोलना पड़ता है सारा, और फिर पानी पानी पूरा कंटिन्यूसली चला के सारा जो जाम है उसको निकालना पड़ता है। तो जब अब पाइप जाम हो जाता है, क्लॉग हो जाता है, जब भी पाइप का क्लॉगिंग होता है तो उसको ठीक करने के लिए, क्लीन करने के लिए, जब भी वहाँ पे आप तरीका अपनाएंगे ना, तो उससे बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ सैंड जो है बाहर निकलता है, जिससे क्या हो सकता है कि रास्ते में जमा हो सकता है। ठीक है, फालतू का सैंड तो वो हो सकता है, पाइप जाम को क्लियर करते समय बहुत सारा सैंड जो है रास्ते पे जमा हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम हो गया। तीसरा प्रॉब्लम है कि डेंजर टू पाइप रेंज अराइजेस फ्रॉम डीरेलमेंट ऑफ टब्स। अब तीसरा दिक्कत ये है कि इन केस अगर टब्स का डीरेलमेंट हो गया, टब पटरी से उलट गया, तो क्या हो सकता है कि इन पाइप्स को डैमेज हो सकता है। पाइप मान के चलिए इसमें चढ़ गया, टूट गया पाइप, तो क्या होगा, फिर से आपको पाइप डालना पड़ेगा, है कि नहीं, पाइप मरम्मत करना पड़ेगा। तो ये तीन कारण हैं जिनके कारण जो है हम लोग जो रास्ते जो होते हैं मेन हॉलेज रास्ते, उससे दूर रखते हैं अपने स्टोइंग वाले पाइप। ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो, सर सेकंड वाला पॉइंट फिर से बता दीजिए तो। सेकेंड वाला पाइप फिर से बता दें, देखिए कोई रास्ता है, ठीक है,
समझ गया ना, ये अपना हॉलेज रास्ता है। अब यहाँ इनके साथ बना दिए हैं, यहाँ पे अब क्या बनाए बनाए कुछ नहीं है, बस ये जो है आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे स्टोइंग पाइप बिठा दिए। ठीक है, स्टोइंग पाइप बिठा दिए, यहाँ पे हम लोग समझ लिए जॉइंट था, जॉइंट है यहाँ पे। अब क्या हुआ कि बीच में ना आपका बालू जो है वो जाम हो गया, यहाँ पे जाम हो गया। ठीक है, अब सैंड जो इधर जा ही नहीं रहा है, तो क्या कीजिएगा, इसको खोलिएगा और फिर पानी चलवाइएगा ऊपर से, जो भी वहाँ पे मिक्सिंग चैम्बर में होगा वो आदमी को बोलिएगा कि यहाँ पे पाइप जाम हो गया, इसको खोल दिए। अब पानी कंटिन्यूअसली आधा घंटा 15-20 मिनट तक चलाइए, ताकि जो भी जाम है वो सब क्लियर हो जाए। अब जाम जैसे क्लियर कर रहा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जब इसको खोल दीजिएगा यहाँ से, तो सारा जो कंकड़ पत्थर है वो क्या होगा, कॉलेज लाइन के बगल में जाम हो जाएगा कि नहीं जाम हो जाएगा। यस सर। और अब क्या पढ़े हैं, ट्रैक के कितना मीटर के रेडियस में कोई भी मलबा पत्थर ये सब नहीं रहना चाहिए, बताइए। 1 मीटर, 1.2 है। 1.2। 1.2 मीटर, ये सब भूलिएगा मत, सब चीज भूलते जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो ये सब चीज हो सकता है, समझ में आया अभी, नहीं समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए अभी आते हैं नेक्स्ट। Pipes are laid out such that the line is dipping all the way and stepped or staircase layout is preferred। पाइप्स को हम लोग इस तरह से हम लोग बिछाते हैं ताकि वो हमेशा डिपिंग कंडीशन में रहे। डिपिंग कंडीशन का मतलब क्या, हमेशा इस तरह से झुका हुआ इस तरह से रहे। अब कोई पाइप को इस तरह से ही हम लेके जाएंगे, इसको यहाँ से जोड़ दिए, फिर एक और जोड़ दिए, इस तरह से इस तरह से। ऐसा नहीं करना है कि पाइप है इस तरह से और ऐसा जोड़ दिए, ऐसा जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, क्या बहुत दिक्कत से जाएगा, है कि नहीं। तो हमेशा बोला गया है कि जो आप पाइप जब भी आप बिछाइएगा ना, तो डिपिंग कंडीशन में होना चाहिए, ढाल की तरफ झुका हुआ रहना चाहिए। कोशिश ये किया जाना चाहिए कि सीढ़ी नुमा ये जो है पाइप का आप बिछाइए, या स्टीयर केस की तरह, देखिए सीढ़ी नुमा टाइप का आप बिछाइए, मतलब इस तरह से। एक पाइप इस तरह से बिछा दिए हैं, ठीक है, फिर इस तरह से पाइप इस तरह से बिछा दिए हैं, फिर इस तरह से पाइप बिछा दिए, क्या हुआ है, सीढ़ी नुमा टाइप का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हेलो। यस सर। उसके बाद बोला गया कि शार्प बेंड्स are avoided and standard bends of 90 degree, 45 degree and 15 degree are kept at hand and used instead of bent pipes। मुड़ा हुआ पाइप्स के वजह क्या, पाइप्स को मोड़ना नहीं है, ठीक है, पाइप्स को इस तरह मोड़ना नहीं है। स्मॉलर डेविएशन जो रहेगा ना, उसको करने के लिए हमारे पास बहुत सारा चीज रहता है, मान के चलिएगा थोड़ा थोड़ा ये रहता है आपका, टी रहता है, इस तरह से टी रहेगा, है कि नहीं। तो टी लगा दीजिए, मान के चलिए पाइप इस तरह से जा रहा था, आपको इधर लेके जाना है, तो ऐसा नहीं ना कीजिएगा कि इसको ऐसा मोड़ दीजिएगा, ऐसा करके इसको ऐसा मोड़ दीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पे पतला हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये जमा होने लगेगा बालू, और ये आपका जाम हो सकता है। तो इस पोजीशन, इसके लिए क्या करना है कि इस पाइप में लगा दीजिए, क्या, टी लगा दीजिए, ठीक है, टी लगा दीजिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐसा कर दीजिए और ये ऐसा कर दीजिए, और यहाँ पे एक पाइप बिछा दीजिए इस तरह से, समझ में आया। इसे जो है इस तरह से जाएगा, जो भी सैंड है फिर इस तरह से वो चला जाएगा, समझ में आया। जहाँ एल लगा सकते हैं अगर उधर नहीं भेजना है तो इस तरह से टी है, वाई है, ठीक है, वाई भी जिसको बोलते हैं, इस तरह से रहता है वाई। दो भाग में बांटना है तो ये वाई हो गया। एल भी होता है कुछ इस तरह, एल ज्वाइंट इस तरह से रहेगा वो, है कि नहीं है। फिर एक टी भी ज्वाइंट रहता है कुछ इस तरह से, है कि नहीं, एक सेकंड। तो उस तरह से ये सब ज्वाइंट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, सीधा बेंड नहीं करेंगे, ठीक है। जहाँ ब्रांचिंग का जरूरत है वहाँ पे वाई पाइप से लगा देंगे फॉर ब्रांचिंग ऑफ, ठीक है। उसके बाद ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। अभी आते हैं पाइप ज्वाइंट्स के बारे में। पाइप का ज्वाइंट, ठीक है, पाइप का हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ज्वाइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बोला गया है कि जो पाइप का जब भी हम लोग ज्वाइंट करते हैं ना, पाइप ज्वाइंट करते हैं, जैसे कि सपोज ये पाइप है और एक और पाइप है, ये पाइप है। अब इनको ज्वाइंट करना है, इनमें क्या लगा हुआ है, इनमें लगा हुआ है क्या, फ्लैंज लगा हुआ है। फ्लैंज लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है जी, इस तरह से फ्लैंज लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, इस तरह से लगा हुआ है। अब इनको जब नट बोल्ट से इसको टाइट करेंगे ना, तो बीच में लीक हो सकता है क्योंकि गैप रहेगा। ये गैप ना हो इसलिए इनके बीच में वाशर लगाते हैं,
जैसे देखते हैं ना पैकिंग रिंग कैसा होता है अपना सेफ्टी लैंप में, यस रहता है कि नहीं रहता, उसी तरह यहाँ पे वाशर रहता है। एस्बेस्टस का इस्तेमाल कर सकते हैं या फाइबर का, जनरली फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, बीच में ब्लैक कलर का यहाँ पे इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, तो इससे जो है क्या हो जाएगा, हम लोग जो है, तो एक सेकंड रुक के दिखाते हैं आपको। Recording stopped. हेलो, दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। तो ये वाला जो होता है ना, एक सेकंड, ये जो दिख रहा है ये ही फ्लैंजेस है, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट। हाँ, ये क्या है, यही फ्लैंजेस है। हाँ, ये फ्लैंजेस के देखिए इतने सारे, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका फ्लैंजेस, इतने सारे फ्लैंजेस हैं, दिख रहा है, इतना सारा फ्लैंजेस होता है, दिख रहा है, ये सब फ्लैंजेस हैं। देखिए इस तरह से जोड़ते हैं पाइप्स को, समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या होता है ना, वाशर होता है। एक सेकंड, हाँ ये देखिए वाशर दिख रहा है, दिख रहा है, दिखा कि नहीं दिखा? ये वाला जी, ये देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये है, ये ब्लैक वाला, इसको यहाँ पे बीच में डाल देते हैं, क्या हो गया ये, इसको गैस्केट भी बोल दीजिए, इसको वॉशर भी बोलिए, गैस्केट, वॉशर, पैकिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया ना सबको? एक ही जन बोल रहे, बाकी सब सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ यस सर, सर आ गया ऑलरेडी। सर। एक ही है ना फ्रांसिस, और बीच में जो है वो क्या है फिर? बीच में, बीच में वॉशर है हाँ, ना, बीच में बीच वाला जो ही तो वॉशर था। ये देखिए एक सेकंड रुकिए, ये जो है, ये तो बड़ा करने दीजिए, बीच वाला ही तो है वॉशर, तो बीच में दिखा, नहीं दिखा, दिखा देगा सर। ये वाला पार्ट जी, ये वाला पार्ट, इसको रेड कलर से बनाते हैं, ये वाला पार्ट, ये वॉशर है, ये फ्लैंजेस है, ये पाइप है दोनों साइड में, इस तरह से हम लोग इसको जोड़ते हैं। समझ में आया? आपका कौन कौन सा देखे नहीं है? सीआई, टी हाँ, कहाँ पे लगाता है सर? क्या बोले? टी कहाँ पे लगाते हैं? टी जहाँ पे आपको मान के चलिए 90 डिग्री बेंड करना है, 90 डिग्री आपको वहां पे लगा, सर ये कौन सा पाइप बता रहे हैं सर, कट गया था मेरा थोड़ा। ये सारा सब पाइप है, बस कोई भी पाइप हो, फ्लैंजेस बता रहते हैं, पाइप में अच्छा फ्लैंजेस। ठीक है, ठीक है सर। सीआई पाइप देख लीजिएगा, दिखा है गूगल पे, देखिए ये सीआई पाइप है, कुछ अंदर में इसका फर्क हो जाए, राउंड सीआई हुआ रहता है, देखिए ये ब्लैक कलर का है, पर ये लोहा का रहता है, कास्ट आयरन पाइप। ठीक है, कास्ट आयरन पाइप है, सीआई का कोरुगेटेड नहीं है जी, कास्ट आयरन है। सीजीआई का रहता है, कास्ट आयरन ही बोलिए, ज्यादातर कौन सा यूज होता है सर? कास्ट आयरन है। ये कोरुगेटेड आयरन नहीं है, कोरुगेटेड आयरन जो है जब अगर वो रहेगा ना सीजीआई तब होता है। ठीक है, ये कास्ट आयरन नहीं होता, इस तरह से अंदर में देखिए, देखिए ये अंदर अंदर, हाँ, क्या दिया? कास्ट आयरन, देखिए कास्ट आयरन माइल्ड स्टील, उसमें कार्बन वगैरह कंटेंट के हिसाब से हो रहता है, मेन इसमें हल्का सा कार्बन मिलाते हैं ना, किसी में ज्यादा कार्बन किसी में कम कार्बन, उसके हिसाब से होता है। सर माइंस में ज्यादातर कौन यूज होता है सर? माई से तो बताया अभी आपको स्टोइंग में, कि फेस वाला के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं एमएस वाला, अगर स्टोन ड्रिफ्ट जो सरफेस से नीचे लेके जाना है उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपना सीआई पाइप्स, और एक आपका एमएस पाइप्स होता है ना। अच्छा हाँ सर, माइल्ड स्टील। और इसको भी देख लीजिए, ये आपका एमएस पाइप हो गया, माइल्ड स्टील पाइप, कुछ इस तरह से इसमें लगाना पड़ेगा क्या, फ्लैंजेस, माइल्ड स्टील पाइप है ये पूरा, दिख रहा है? हाँ,
प्योर स्टील नहीं, माइल्ड स्टील रहता है, कार्बन कंटेंट उसमें अंतर आता है। और एक और क्या हम लोग देखे थे, हल्का थी ना, तो था 3 पाइप। ये देखिए, ये वाले होते हैं, दिख रहा है? सर ये प्लास्टिक वाला है। हल्के वाले पाइप, हाँ प्लास्टिक वाला थोड़ा ज्यादा हल्का रहता है ये, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल भी होता होगा ना सर? समझ में आया? क्या बोले? ये कहाँ पे यूज होता है? क्या सर बोले? ये जो घर में यूज करते हैं वही ना? भर्ब? मतलब घर उर में यूज करते हैं वही ना? उससे थोड़ा हार्ड होता नहीं, होगा। उससे तो हार्ड रहता है ना, घर वाला पाइप तो बहुत हल्का होता है। घर, ये कहाँ पे यूज करते हैं सर? ये फेस के इस्तेमाल, फेस के पास इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ एमएस। मतलब वहाँ, मतलब जहाँ पे, मतलब मेन मटेरियल इसी से निकलता है सर? मेन मटेरियल से निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। अच्छा ज्यादा ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है ये बाकी की तुलना में। ये देखिए, ये टी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये हो गया टी। एल ज्वाइंट भी होता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में भी रहता है सर। हाँ, देखिए और दिखाते हैं। ये इतना सारा यहाँ पे ज्वाइंट है, ये देखिए, ये कहाँ गया है, इतना सारा ज्वाइंट है, दिख रहा है। क्रॉस कैप, इस तरह से वाई, वाई है, डाइवर्टेड टी है, रिड्यूसर है, वाल्व्स वगैरह, देखिए क्रॉस निपल। टी, निपल, इतना सारा, ये सब क्या है, ये सब ज्वाइंट है, दिख रहा है ना। एल्बो, फ्लैंज, फ्लैंज जानते हैं आप, टी हो गया, देखिए एल्बो 90 डिग्री का यूनियन, इस तरह से। फ्लैंज वाला कहाँ पे है सर? फ्लैंज नहीं समझ में आया? फ्लैंजेस वो वाला पार्ट है, यहाँ पे फ्लैंज नहीं दिख रहा है आपको, फ्लैंजेस का मतलब अभी, एक सर वो सेकंड। कट गया था ना सर, मतलब 10 से 15 मिनट सर कट गया, एरर कोड कुछ लिख के आ गया था सर। ये पाइप का फ्लैंजेस ये होता है, ये दिख रहा है ना, ये वाला अलग से, यही यही चीजें पाइप में डाल देते हैं ज्वाइंट करने के लिए। जो अच्छा भी ठीक है पाइप है सर, ना, ठीक जितना है। भी पाइप डिस्कस किए, हाँ ये सर। वाला चीज जो है उसमें इंस्टॉल कर दिए, देखिए इसी में डाल दिए, ये डाला हुआ पहले से ही है। देखिए जैसे कि ये देखिए कास्ट आयरन पाइप है, इसमें डाल दिए ये वाला, हाँ देखिए हाँ ये सर। इस तरह से भी डाल ठीक। सकते हैं। आ गया सर, आ गया, आ गया सर। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। स्क्रीन शेयरिंग यहाँ पे ऑफ कर देते हैं हम, वापस से अपने नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाते हैं। ठीक है, फाइबर या एस्बेस्टस का हम लोग वॉशर देते हैं जी। ठीक है, वॉशर क्या चीज का रहेगा, फाइबर या, ठीक है, एस्बेस्टस का, किसके बीच में, बिटवीन फ्लैंजेस, फ्लैंज के बीच में देते हैं। जस्ट जस्ट अभी डिस्कस किए ना। A ring of lead sheet or a signaling wire have assassin clothes wrapped around it and soaked in cool water is a good packing between flange joint। बोला गया है कि एक पतला सा जो रिंग होता है, ठीक है, ठीक है, शीट ऑफ लीड शीट और अब सिग्नलिंग वायर हैविंग हेसिजन क्लॉथ रैप्ड अराउंड द शिप, तो उसको भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जी। लीड का सीट होगा या फिर सिग्नलिंग तार को एक हेसिजन क्लॉथ होता है, इसके चारों तरफ रैप करके और पूल तार में भिंगा के भी आप प्लान, जो अपना फ्लैंज होता है ना उसके बीच में आप इसको पैकिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बोला गया है, देखिए और ज्यादा, एज द पाइप वॉल थिकनेस इज लेस द थ्रेड, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, पाइप लीक इज अ कॉमन कॉज ऑफ इंटरप्शन इन द फ्लोइंग ऑफ सैंड एंड द पाइप जैम्स। जो पाइप का जो लीक होता है, पाइप का लीकेज जो है ना, सबसे मुख्य कारण है जो कंटिन्यूअस जो आपका फ्लो ऑफ सैंड होता है उसके बीच में, मतलब आपका मान के चलिए स्टोइंग हो रहा है, अगर आपका पाइप में लीकेज है ना, तो उससे क्या होगा, बाधा हो जाएगा जो भी सैंड वगैरह फ्लो हो रहा था तो। या फिर पाइप जाम का भी सबसे मेन कारण यही होता है, पाइप लीकेज, सॉरी, कि अगर क्या है कि पानी अगर लीक हो रहा होगा तो क्या होगा, सैंड को उतना ज्यादा पानी नहीं मिलेगा फ्लो कराने के लिए, तो क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा। पानी लीक करेगा तो फिर क्या होगा, सैंड भी नहीं फ्लो करेगा। तो अगर पानी लीक किया पाइप से तो दो चीज हो जाएगा, पहला कि रेत का यानी सैंड का बहाव फ्लो नहीं होगा, दूसरा कि पाइप जाम हो जाएगा। ठीक है, द जॉइंट्स शुड बी ओकेजनली टेस्टेड टू अ प्रेशर ऑफ 15 to kg per centimeter square of a hydrostatic head। This can be done by putting a blind flange at the end of the pipe and filling up the pipe with a non-quantum sand and as measured by the water meter। बोला गया है कि जो पाइप का जो लीकेज
वगैरह है उसको हम लोग जो है टेस्ट कर सकते हैं। कैसे? आप लोग करेंगे, ब्लाइंड फ्लैंज लगा दिए हैं, जो पाइप है ना, जैसे ये पाइप हुआ, इसमें इस तरह से एक फ्लैंज लगा दिया ब्लाइंड। उसके बाद क्या कर दिया, 15 से 20 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 to 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर से हम लोग पानी डालें। लीकेज अगर नहीं है तो क्या होगा कि ये पाइप इधर उधर लीक नहीं करेगा, लीकेज होगा तो क्या होगा, इधर से लीक करने लगेगा ना, जिससे हम लोग कि इसमें कुछ बताया नहीं है इंपॉर्टेंट में यही सब याद कर सकते हैं कि पाइप जॉइंट के बीच में हमको फाइबर या एस्बेस्टस का वॉशर देते हैं। सपोर्ट ऑफ पाइप्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, सपोर्ट्स ऑफ पाइप के बारे में बोला गया कि इन शाफ्ट द पाइप इज सपोर्टेड इन स्टूल पाइप्स placed every 30 to 40 meter apart. The stool pipes are supported by double buttons, लिखा बंटन होगा, set inside the side of the at points. Shaft ranges are stated by single button में जो पाइप डाली है ना, ठीक है, शाफ्ट में जैसे कि शाफ्ट है, तो यहाँ पर भी जैसे कि हम लोग देखे थे इधर, ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग देखे थे ना। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप जैसे कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं शाफ्ट में पाइप, तो बोला गया है कि जो स्टूल पाइप होता है, ठीक है, स्टूल पाइप में आपको जो है ये जो स्टोइंग वाला पाइप है ना, उसको आपको क्या करना है, सपोर्ट करके रखना है, ताकि जो है आप जो शाफ्ट के अंदर जो आप डाल रहे हैं ना, ठीक है, तो वो आपका स्टोइंग पाइप जो है नीचे चला जाए। तो ये स्टूल पाइप यहाँ पे दिख रहा है, तो ये सपोर्ट करता है एक तरह से, दिख रहा है ये स्टूल पाइप, ठीक है, ये स्टूल पाइप जो है वो आपको शाफ्ट में डाल देते हैं, ठीक है, और जिससे आपका पाइप वगैरह जो है सपोर्ट करता है। ठीक है, एक सेकेंड, क्या हो गया, काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बोल सकता है कि सपोर्ट किस में रहता है, स्टूल पाइप्स में सारा हमारा सपोर्ट रहता है। और एट बॉटम द रेंज इन द शाफ्ट, द चेंज ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द पाइप रेंज इज अफेक्टेड बाय स्टूल बेड, इट इज यूजुअल, कुछ भी इसमें खास इंपॉर्टेंट है नहीं। वाटर इन द पाइप्स, इधर शाफ्ट मोर इधर भी कुछ नहीं लग रहा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डिस्कस करते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसमें कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं। हाइड्रोलिक प्रोफाइल, ये सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम, इसको रिवाइज कर दीजिए। फ्रॉम व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचएल, एचएल का फुल फॉर्म होगा हाइट लेंथ, ठीक है, हाइट लेंथ। हाइड्रोलिक प्रोफाइल क्या होता है और एचएल रेशियो कितना होना चाहिए उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे एकदम एक वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आता ही आता है। बोला गया है कि इट इज एसेंशियल दैट पाइप लेआउट इन द हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग इंस्टॉलेशन शुड कंफर्म टू अ करेक्ट हाइड्रोलिक प्रोफाइल, इंपॉर्टेंट टर्म है हाइड्रोलिक प्रोफाइल। इनकरेक्ट प्रोफाइल विच विल काउज, क्या ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनकरेक्ट प्रोफाइल क्या काउज कर सकता है, विल काउज कैविटेशन एंड देन फुल अवेलेबल हेड कैन नॉट बी प्रेशर टू यूज, ठीक है, फुल अवेलेबल है, जो फुल अवेलेबल हेड है उसको भी इस्तेमाल। हाई लोकल वेलोसिटी will cause considerable wear on the pipes, high local velocity will cause considerable wear on the pipes and the entrapped air will set up pulsation in the system, ठीक है। तो बोला गया है कि जो हाइड्रोलिक प्रोफाइल होना चाहिए ना, हाइड्रोलिक प्रोफाइल का मतलब एक तरह का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, समझ सकते हैं हम ग्रेडियंट, ठीक है, उसको बोल रहे हैं हम लोग के हाइड्रोलिक प्रोफाइल, मतलब जहाँ पे आप डिस्टेंस उसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या ऊंचाई का अंतर है उसको बोल। हम्म, नहीं सर, आवाज नहीं सर, कैसे आ रहा है? नहीं सर, आ रहा है। एक नंबर है। देखिए क्या हो रहा है ना, हाइड्रोलिक प्रोफाइल का मतलब हो गया, जैसे कि हम लोग जब भी बात करते हैं ग्रेडियंट का, ग्रेडियंट बात करते हैं तो जब भी देखिए पानी कब फ्लो होगा, जब एक डीप डायरेक्शन में जो है इस तरह से रहेगा तब पानी फ्लो होगा। ऐसे में पानी फ्लो करेगा क्या, जब तक आप प्रेशर नहीं देंगे तब तक फ्लो ही नहीं करेगा। तो बोलता है हाइड्रोलिक प्रोफाइल, हाइड्रोलिक प्रोफाइल का मतलब क्या हुआ कि जहां से आप पानी डाल रहे हैं, पानी छोड़ रहे हैं, सैंड छोड़ रहे हैं, और जहां आप मतलब जहां तक उसको जाना है उनके बीच का जो ग्रेडियंट है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक प्रोफाइल। इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बाई एच एंड एल, ठीक है, इसको कैसे मेजर करते हैं, बाई एच एंड एल। एल बराबर क्या होगा, एच बराबर क्या होगा वो भी जान लीजिए। जो एच है
और जो एल है, इसमें एच का मतलब होता है हाइट और एल का मतलब है लेंथ। अब ये हाइट लेंथ हम जान गए कि एच का मतलब हाइट होता है, तो ये किसका हाइट है और लेंथ है तो किसका लेंथ है। देखिए यहाँ पे दिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं, इसको एकदम इग्नोर मत कीजिएगा। बोला गया है कि एल यानी लेंथ का मतलब होगा कि the length of the pipe range through which sand water slurry can be transported depends mainly upon the vertical head or the height between the mixing chamber। मतलब बताया गया है कि जो L जो होता है ना वो लंबाई है, टोटल जो मेरा लंबाई है ना पाइप का वो कितना लंबा है उसको क्या बोलेंगे L। सपोज हम एक एग्जांपल देते हैं, छोटा सा एग्जांपल हम बनाते हैं। ये मेरा कुछ इस तरह से वर्किंग है, नीचे डिप है ना, वैसे तो सरफेस से ही जोड़ते हैं, सरफेस से ही बनाते हैं, छोड़िए भूमिगत भाग से नहीं। मान के चलिए हम बता रहे एल ना, कोई पॉइंट है यहाँ पे सरफेस का, ठीक है। यहाँ से मान के चलिए सॉफ्ट बना देते हैं और ये सपोज इधर हम कर देते हैं। यहाँ पर मान के चलिए स्टोइंग करें, ऐसा होगा नहीं पर एग्जाम्पल समझने के लिए आप समझ लीजिए। यहाँ पर हम बंकर बना देते हैं और ये स्टोइंग ये भी हम लोग जो है ना यहाँ पे एक ड्रिफ्ट बना देते हैं। ये ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है। ये समझ लीजिए कि ये क्या है, पूरा का पूरा ये हमारा मिक्सिंग चैम्बर है। पूरा बनाने नहीं वाली है, पूरा क्या है मेरा मिक्सिंग चैम्बर है, ठीक है। और यहाँ पे हमको स्टोइंग करना है, स्टोइंग मेरा कहाँ पे, यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे पाइप बिछाए रेड कलर में, रेड कलर में कुछ पाइप इस तरह बिछाए हैं। एक सेकेंड, इसको यहाँ पे मिटाने दीजिए, ठीक है। यहाँ जो कुछ इस तरह से यहाँ पे सपोज यहाँ से है, आप इस तरह से, ये सब पाइप है, ठीक है। ये सब पाइप है, ठीक है। ये पाइप इस तरह से बिठाया है, रेड कलर का पूरा जो पाइप का लंबाई है। तो जो अगर हम लोग एल बोलेंगे ना तो एल का मतलब क्या है, एल का मतलब है ये इसका लंबाई, ये 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 और ये पूरा जो लंबाई होगा ना उसको क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि हम मान के चलिए फॉर एग्जांपल हम लोग दिए इसको, ये मेरा 3 मीटर है, ये मेरा 10 मीटर है, ये मेरा 9 मीटर है। तो एल बराबर कितना हो जाएगा टोटल, 13 + 9 कितना 22। होगा, 22 मीटर। 22। अब आते हैं एच, व्हाट इज एच। एच बोला गया, देखिए यहाँ पे एच का मतलब क्या होगा, वर्टिकल हेड और एच, इसको वर्टिकल हेड ही बोलते हैं या एच भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप। इसका मतलब है कि हाइट बिटवीन द मिक्सिंग चैम्बर एंड द पॉइंट एट विच द स्लरी इज डिस्चार्ज। स्लरी का मतलब क्या हुआ, जो पानी और जो रेत का जो मिश्रण है उसको बोल रहे हैं स्लरी। तो किसके बीच में ऊंचाई, किसके बीच में हाइट, जहां पर मेरा मिक्सिंग चैम्बर हो और जहां पर मेरा सारा स्लरी डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये मेरा डिस्चार्ज पॉइंट हो गया सपोज, ये मेरा, हम इसको ब्लैक कलर से ही बनाते हैं, ये मेरा क्या हो गया, ये पॉइंट, ये डिस्चार्ज पॉइंट हुआ ना जी, है कि नहीं है, डिस्चार्ज पॉइंट हो गया। और ये सपोज ये मेरा मिक्सिंग चैम्बर हो गया, मिक्सिंग चैम्बर में सारा मिक्स होके नीचे आ रहा है। तो ये मिक्सिंग चैम्बर और डिस्चार्ज पॉइंट के बीच का ऊंचाई, तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ऊंचाई निकालते हैं ना, एक सेकेंड कैसे बताएं, रेड ग्रीन कलर बनाते हैं, ठीक है। ऊंचाई कैसे निकलेगा, सपोज ये है मेरा कुछ इस तरह से, ये मेरा क्या है, एच है, समझ में आया। वैसे यहाँ पे होगा पर डायग्राम हल्का सा नीचे बनाए क्योंकि फिर वो मिट जाएगा, इसीलिए। ये मेरा एच है, किसके है, एच का मतलब क्या हुआ, ऊंचाई, किसके बीच में, मिक्सिंग चैम्बर और डिस्चार्ज पॉइंट के बीच में, ठीक है। सपोज ये मेरा, अगर मेरा कितना है
ये ऊंचाई मेरा है, सब सपोज ये मेरा है 100 मीटर या 150 मीटर मान लेते हैं, ये हो गया। तो ये क्या हुआ है, एच और एल, इसी का रेशियो को क्या बोलेंगे, एच एल रेशियो। ठीक है, इसी का रेशियो क्या बोलेंगे, एच एल रेशियो। तो बोला गया है द रेशियो एच एल हाइट टू लेंथ इज अवेलेबल इन प्रैक्टिस फॉर अ स्टोइंग रेंज इंडिकेट्स इट्स इफिशियंसी। एच एल क्या बताता है, एच एल रेशियो जो स्टोइंग रेंज का इफिशियंसी बताता है कि जो स्टोइंग आप कर रहे हैं, स्टोइंग पाइप जो बिछाए हैं, उसका जो आपका इफिशियंसी है, ठीक है, वो कैसा है। ठीक है, जनरली 1 to 7 इज रीजनेबली गुड स्टोइंग रेट। स्लोइंग लिखा हुआ है, स्टोइंग होगा। ठीक है, 1:7 इज अ गुड स्टोइंग रेट। ये भी इंपॉर्टेंट है, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आएगा कभी कि जो गुड स्टोइंग रेट जो है किसको मानते हैं, 1/7। ठीक है, 1/7 सिंपल है। मतलब इसको एक्सप्लेन कर दीजिए सर। हेलो, हाँ सर। हाइट टू लेंथ सिंपल है, हाइट मेरा जितना होगा उससे ज्यादा मेरा क्या होगा, लेंथ। देखिए, ये तो हम 150 बता दिए, ये आपका इसको ज्यादा बढ़ाते हैं क्योंकि इतना तो नहीं हुआ, इससे ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि ये 150 मीटर है ना, तो ये तो ऐसे ही 150 मीटर हो जाएगा, है कि नहीं जी, बताइए, होगा कि नहीं होगा। ये थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, ये मेरा 150 मीटर हो गया, और थोड़ा सा इजी करने के लिए हम थोड़ा सा इजी और कर देते हैं, ये हम इसको मान लेते हैं, इसको 15 45 ना, इसको 150 रखते हैं, 300। हाँ हाँ, ज़्यादा हो सकता है, बता रहे हैं हम, कैलकुलेशन के लिए आपको बता रहे हैं। और इसको करते हैं हम, इसको करते हैं 100 मीटर और इसको करते हैं 50 मीटर। अब मेरा लेंथ कितना हो जाएगा, 250, 300 सॉरी, 300 मीटर होगा, 50 प्लस 150 प्लस 100, 300 हो गया। एच एल रेशियो का मतलब क्या हो गया, हाइट बाई लेंथ, है कि नहीं, हाइट बाई लेंथ। हाइट मेरा कितना है, 150 मीटर, लेंथ कितना है जी, 300 मीटर, तो कितना हो गया, 1/2 मेरा क्या आ गया, एच एल रेशियो। ठीक है, एच एल रेशियो जितना इसका वैल्यू कम रहेगा उतना ज़्यादा बेटर है कि नहीं है। समझिए खराब हो जाएगा, क्योंकि अब मान के चलिए ये बहुत ज़्यादा लंबा है और ऊंचाई कम रख रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अच्छे से स्टोइंग नहीं हो पाएगा। वैल्यू जितना कम आएगा उतना बेटर आपका स्टोइंग होगा। समझ में आ गया, एच और एल का मतलब, और हाइट टू लेंथ रेशियो, यस सर। समझ में आया कि नहीं सर आया। मतलब अगर पेपर में सर अगर एचएल का फुल फॉर्म पूछेगा तो सर हाइट लेंथ मतलब लिखेंगे कि हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक प्रोफाइल एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग एच एल रेशियो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर। हाइड्रोलिक प्रोफाइल का मतलब ये है ना, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एच एल रेशियो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यस सर सर। हाइट देखो, हाइट सर समझ नहीं आया सर हाइट मेरे समझ में नहीं को। आया, मिक्सिंग चैम्बर समझ में आ रहा है। नहीं सर, लेंथ तो ये सर समझ में आ रहा था, लेकिन जैसे लेंथ तो पाइप की पाइप ठीक है, पाइप की देखिए लेंथ हो अभी गई हम है, लेकिन हाइट समझ में आ रहा समझा रहे हैं, कोई बड़ा बात नहीं, थोड़ा सा इसी इसको देख लीजिए बस। देखिए, ये मेरा मिक्सिंग चैम्बर है, सपोज मेरा स्टोइंग यहाँ पे हो रहा है, यहीं पे देखिए पाइप है ना, यहाँ यहीं पे हमको स्टोइंग कर रहा है, ये डिस्चार्ज पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। है। यस सर। ये यस सर। डिस्चार्ज पॉइंट हो गया, और ये मेरा मिक्सिंग चैम्बर है। ठीक है, मिक्सिंग चैम्बर समझ में यहाँ पे दिख रहा है ना, ये मिक्सिंग चैम्बर हुआ। ठीक है, ये मिक्सिंग चैम्बर है ना, ये पूरा प्लेस, ये प्लेस मिक्सिंग चैम्बर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। तो मिक्सिंग चैम्बर और डिस्चार्ज पॉइंट के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, हाइट। हाइट। और जितना लंबा मेरा पाइप है उसको बोलेंगे एल। जितना लंबा पाइप, तो देखिए पाइप मेरा लंबा यहाँ से काउंट करेंगे, मिक्सिंग चैम्बर से यहाँ जितना लंबा मिल जाए हमको, ये मेरा तो क्या इसका होगा, रेशियो क्या रहता है, उसको हाइड्रोलिक बोलेंगे प्रोफाइल। हाइड्रोलिक, सॉरी, H2L रेशियो बोलेंगे, HL रेशियो। एचएल रेशियो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। यस सर, आ गया सर, आ गया। पूछ रहे हैं तो उनसे पूछ रहे हैं, समझ में आया यस जी। सर, यस सर, मैं आ गया समझ में। चलिए, ये हो गया, ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है ना, कहाँ गया। अंडरग्राउंड स्टोइंग अरेंजमेंट एंड ऑपरेशन। ठीक है, स्टोइंग ऑपरेशन और इसका अरेंजमेंट बोला गया कि जब हम लोग गोफ पैक करते हैं, इसको बस अंडरलाइन कर देते हैं, एक सेकंड। बोला गया कि बिफोर अ गोफ इज पैक्ड
a barricade of bamboo matting should be constructed as near the face as possible, leaving place for conveyor path, pole cutting machines and roof support. बोला गया है कि जब हम लोग गोफ पैकिंग करते हैं, गोफ पैकिंग का मतलब क्या हुआ, गोफ को स्टोइंग कर रहे हैं, ठीक है, गोफ को स्टोइंग कर रहे हैं, उसको बोलेंगे बिफोर गोफ पैकिंग। तो गोफ को स्टोइंग करने से जस्ट पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक बांस का बैरिकेड बनाते हैं। कहाँ पे? फेस के नजदीक, ठीक है, जितना नजदीक हो सकते हैं फेस के नजदीक उतना। जहाँ फेस का मतलब हो गया कि जहाँ पे हमको उसको भरना है, जहाँ पे मेरा डिस्चार्ज हो रहा है, वहां पे हम लोग जो है ये बांस का जो है ना इस तरह से मैटिंग करा देंगे। मैट मतलब समझते हैं इस तरह से। कभी देखे कोई डिप्लेरिंग में गए, डिप्लेरिंग माइंस में कभी गए? हाँ ये देखे बैम्बू मैटिंग? जी स्टोविंग नहीं देखे? देखे। स्टोविंग नहीं देखे सर। क्या बोले? देखिए इस तरह से जाली रहता है जी, इस तरह से, इस तरह से जाली रहेगा ना, इस तरह से रहेगा, जिससे क्या हो ना पानी चला जाए, ठीक है, लेकिन सैंड रुक जाए, यही ना पर्पस, ठीक है। ऐसा नहीं कि पानी के साथ बह के सारा सैंड चला जाए, मेरा सैंड वहीं पे रहे, इसीलिए वो बैम्बू मैटिंग देते हैं, ठीक है। तो वो गोफ को पैक करने से पहले सबसे पहले हम लोग बॉक्सिंग खड़ा करते हैं। बॉक्सिंग पूछ सकता है व्हाट इज बॉक्सिंग, तो आंसर क्या होगा? बॉक्सिंग मीन्स अ बैम्बू मैटिंग, ठीक है। बॉक्सिंग मीन्स क्या है? एक बैम्बू मैटिंग है, एक बैरिकेड है। किसका बैरिकेड है? बैम्बू मैटिंग का, जो फेस के नजदीक हम लोग खड़ा करते हैं। कहाँ पे खड़ा करते हैं? कंस्ट्रक्टेड नियर फेस एज पॉसिबल, मतलब जहाँ पे स्टोइंग करे वहां। On a long wall face, अब long wall face में तो कहाँ करेंगे? On a long wall face, the width between the previous boxing of sand pack and new boxing under construction is generally 4 to 5 मीटर। बोला गया है कि लॉन्ग वॉल फेस में जो चौड़ाई होता है प्रीवियस बॉक्सिंग का और नया बॉक्सिंग का, वो 4 से 5 मीटर होता है। लॉन्ग वॉल फेस जैसे कि हुआ ना, जैसे कि इधर हम बना देते हैं स्टोइंग कर, एडवांसिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एडवांसिंग में ज्यादातर समझ में आएगा। ये आपका फेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे सारा मशीन है, कोयला काट रहा है, फेस आ गया। तो मान के चलिए ये मेरा प्रीवियस बॉक्सिंग है, यहाँ पे था ये प्रीवियस बॉक्सिंग, और अभी एक नया बॉक्सिंग खड़ा करेंगे, इनके बीच में 4 से 5 मीटर का गैप होना चाहिए, ये बोला गया है। इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज्यादा। उसके बाद बोला गया कि विथ स्मॉलर विथ पैक्स कॉस्ट ऑफ बॉक्सिंग बिकम्स हाई एंड फेस वर्क गेट्स डिस्टर्बेड फ्रीक्वेंटली। अगर छोटा छोटा हम लोग चौड़ाई का हम लोग स्टोइंग करेंगे तो कॉस्ट ऑफ बॉक्सिंग जो है ज्यादा हो जाएगा। मतलब अगर कम कम दूरी पे अगर हम लोग स्टोइंग करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा हमको बॉक्सिंग लगेगा, ज्यादा हमको बांस का वो जो मैटिंग लगेगा, ज्यादा पैसा मेरा उसमें खर्च होगा। मटेरियल यूज फॉर बॉक्सिंग of narrow packs 1.5 to 1.8 meter width should be stronger than those packs of larger width, say 3 to 4.5 meter, by as a pressure develop on the boxing in narrow packs due to sand is more. Bamboo matting और हेसियन क्लॉथ is generally used। अच्छा, कौन सा जो पदार्थ इस्तेमाल करते हैं जी बॉक्सिंग के लिए? देखिए बैम्बू मैटिंग या हेसियन क्लॉथ, ठीक है, हेसियन क्लॉथ भी होता है या फिर बैम्बू मैटिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हेलो, माइक ऑफ कर लीजिए, जिनका माइक ऑन है। हेसियन क्लॉथ जानते हैं? हेसियन क्लॉथ किसको बोलते हैं? नहीं सर, जानते नहीं है। कभी पूछे भी नहीं आप लोग? शायद मच्छरदानी हेसियन जैसा होगा क्लॉथ, सर। हाँ, बोरा जानते हैं? बोरा, मॉस्किटो नेट जो होता बोरा जानते हैं? बोरा जूट का रहता है, हाँ सर हाँ। जो पहले जमाने में आता था जी। अभी तो प्लास्टिक वाला आ जाता है। अभी भी आता है। तो वो बोरा है, वो आलू उसको, आता है सर, आलू पूरा। हाँ आलू का आलू, आलू का आता है, हाँ जी। तो जो हेसियन क्लॉथ उसी को बोलते हैं, बोरा, इसको लिख लीजिए कहीं, ठीक है। बहुत सारा चीज जो है देखें, पर ऐसा वर्ड इस्तेमाल करता है ना किसी को पता नहीं। हेसियन क्लॉथ है, जूट का जनरली बना होता है। तो हेसियन क्लॉथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैम्बू मैटिंग, रीजन यही रहता है कि मेरा पानी जो है वो चला जाए, सैंड मेरा वहीं रुक जाए। एंड इन सम सिचुएशन कोयर मैटिंग भी कभी कभी होता है जी, ठीक है। कोयर मैटिंग समझते हैं? कोयर मैटिंग समझते हैं? कोयर मैटिंग, नहीं सर। नहीं सर। कोयर मैटिंग भी एक तरह का, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं ना,
उसमें भी एक तरह का समझ लीजिए कि एक तरह का चटाई देखे हैं, चटाई, उसमें भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक तरह का, जो कभी कभी देखे घर में इस्तेमाल होता है। एक सेकंड इसको हम दिखाई देते हैं रिक्वायरमेंट, देखिए दिखा देते हैं रिक्वायरमेंट। क्या है ना, ऐसा ऐसा चीज है कि हम इसको बोलेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा। अब देख लीजिए इसको। अच्छा, हमको ऑफ करना होगा स्क्रीन ना, एक सेकंड। दिख रहा है बोरी, इस तरह से रहता है, दिख रहा है ये वाला। और एक और हम क्या बोले थे, बैम्बू मैट। बैम्बू मैटिंग पता नहीं दिखाई कि नहीं दिखाई, नहीं। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है, कैसे नहीं नहीं ऑन? सर, ऑन है। है सर, ऑन है है सर। बैम्बू मैटिंग इस तरह से, ऐसा ही रहता है क्या आप लोग? ये वाला देख रहे हैं इस तरह से, ऐसा कर सकते हैं, पर एक्चुअल में हम भी डिपेयरिंग में माइक में कभी गए नहीं, पर ऐसा ही रहता है। आप लोग गए हैं, देखें, ऐसा ही रहता है। अभी समझ लीजिए ना, जो गांव में रहते, जैसे कि मेरा, जब हम बचपन में गांव रहते थे तो मेरी दादी रहती थी, वो दादी जो है ना, वो ताड़, ताड़ समझे, ताड़ वगैरह, खजूर। गाँव में क्या होता है ना, गाँव में क्या होता है कि वो ताड़ का जो निकलता है ना, उसका पत्ता, उसको हैंड से स्टिच करके एक पूरा चटाई बना देते हैं लोग। सम लाइक वैसा स्ट्रक्चर जो है, ऐसा बांस का भी जो रहता है ना, बना के बांस का पतला पतला बना के देते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग बैम्बू मैटिंग। ठीक है, ये अक्सर इसको हमको इसको देखे ना तो हमको पुराना, मतलब बहुत बहुत पहले का चीज याद आया। ठीक है, वो 90s का दिन में क्या होता है ना, गर्मी के दिनों में एकदम सबसे बेस्ट ये चीज होता था। ये फाइबर में क्या है कि पसीना जो है वो सोखता नहीं है, वो गीला कर देगा, पर ये क्या है, एब्जॉर्ब कर लेता था पसीना, तो काफी मतलब इको फ्रेंडली भी था, और हेल्थ वाइज भी जो है काफी बढ़िया है। पर अभी क्या है कि मॉडर्नाइजेशन का चक्कर में सारा जो है, हाँ, गर्म नहीं करता, पर क्या है, मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में सारा जो हम लोग का जो कल्चर है, सब चीज छूटते जा रहा है। एनीवेज, हम लोग आते हैं इसको, कहाँ गया, इसको हटाते हैं, स्टॉप शेयर। तो ये हो गया क्वायर मैटिंग। देखिए सवाल आ सकता है कि बॉक्सिंग के लिए क्या क्या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, बैम्बू मैटिंग, हिसियन क्लॉथ, या फिर क्या, बताइए। स्क्वायर मैटिंग। क्वायर मैटिंग, ठीक है, क्वायर मैटिंग भी इस्तेमाल होता है। बैम्बू मैटिंग, हिसियन क्लॉथ जनरल यूज, इंस्टॉलेशन क्वायर मैटिंग हैज बीन ट्राइड। द लेटर दो कॉस्टली, मतलब जो क्वायर मैटिंग हो ना, सबसे ज्यादा महंगा होता है। ठीक है, कैन बी यूज 3 to 4 times एंड थस एन इकोनॉमिक एडवांटेज ओवर बैम्बू मैटिंग हैज बीन ट्राइड। क्वायर मैटिंग क्या, खर्चा जो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन क्या है कि इसको ज्यादा बार इस्तेमाल कर सकते हैं क्वायर मैटिंग, क्योंकि ज्यादा मोटा रहता है ये, है कि नहीं। आगे आते हैं। बस आपसे पूछा जाएगा ना बैम्बू मैटिंग किसको होता है, किसको बोलते हैं, बस, बाकी ये आपको पूछा नहीं जाएगा। इधर इसको छोड़ देते हैं, डाउट था सर। कंसंट्रेशन में आ जाते हैं, इधर छोड़ देते हैं। सर एक डाउट था सर मेरे को। हाँ बोलिए ना। सर जो ये बैम्बू मैटिंग हम यूज कर रहे हैं, हाँ सर इसको सैंड और वाटर को अलग करने के लिए यूज करते हैं हम लोग रिपेयरिंग में। देखिए, सैंड वाटर को अलग करने के लिए भी, देखिए अब जैसा सही बोल रहा है, पर समझ लीजिए, मान के चलिए कोई जगह है यहाँ पे, ठीक है, अब डीप तो हमेशा, आप गोफ एरिया है ना, गोफ एरिया है, गोफ एरिया में पूरा लंबा चौड़ा क्षेत्र है, कहीं भी जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या खड़ा कर देते हैं, वो बैम्बू मैटिंग। ठीक है, बैम्बू मैटिंग इसलिए खड़ा करते हैं कि मान के चलिए अब यहाँ पे हम डिस्चार्ज कर रहे हैं क्या, ये मेरा पाइप है, स्टोइंग पाइप, यहाँ से मेरा डिस्चार्ज हो रहा है, सैंड भी हो रहा है, ठीक है, और मेरा पानी भी हो रहा है। अब अगर ये नहीं दें तो क्या होगा, पानी तो जलेगा, तो पानी अपने साथ क्या है, रेत वगैरह बहा के ले जाएगा इधर से उधर, पता चला इधर, इधर तो स्टोइंग हो गया था, उधर और लेके चला गया है, तो मतलब क्या है कि सैंड यहाँ पे जमा नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए यहाँ पे हम बैरिकेड दे देते हैं, ताकि जो है पानी इधर से परकुलेट होकर निकल जाए, और यहाँ पे जो सैंड है वो सारा जमा होकर इसको पैक कर दें। समझ में आ रहा है? सर लेकिन दोनों मिक्सचर तो यस बराबर सर। होता होगा ना, क्वांटिटी का जो मिक्सचर होता है पाइप में रहता होगा। किसका रेशियो बराबर रहता है? आने, जैसे पाइप में जब हम रेशियो भेजते हैं अपना सैंड और वाटर का रिपेयरिंग में स्टोइंग के लिए, जब हम भेजते हैं नीचे पाइप से, हाँ हाँ, तो रेशियो सर बराबर रहता है वो रेशियो, तो फिर सर आप नहीं लोग नहीं नहीं, बराबर मल्टीमीटर कभी नहीं लगाते हैं। रहता है। बराबर कहाँ रहता है, बराबर रहता भी होगा तभी तुमको अलग करना है, बराबर नहीं रहता है, हमेशा पानी ज्यादा ही भेजते हैं।
सैंड के बराबर पानी नहीं भेजते, सैंड से ज्यादा ही पानी भेजते हैं। ठीक है, और बराबर भी आता है फिर भी तो आपको सेपरेट करना पड़ता ना, पानी बहा के ले गया तो सारा सैंड को, फिर आपका इफेक्टिव सैंड स्टोइंग तो होगा ही नहीं। यहाँ पर सारा पानी जो है चला जाता जाएगा, सैंड यहाँ भरता भरते 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 पूरा रूफ में टच कर जाएगा। तब फिर ये बैम्बू मैटिंग को हटा लिए, फिर यहाँ पे डाल दिए। यहाँ पे हटेगा नहीं, कभी कभी तो छूट ही जाता है, हटा सके तो हटा लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे बैम्बू मैटिंग लगाएंगे, फिर आगे जो है स्टोइंग इस तरह से करते 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 आगे पीछे लोग बढ़ेंगे। तो देखिए, अब जो पानी और सैंड का बता रहे थे ना, उसमें अभी चलिए आते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सैंड एंड वाटर, मतलब जो आप स्टोइंग करेंगे तो उसमें कितना आपका पानी और कितना मेरा सैंड होना चाहिए, आपके के सवाल का जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। बोला गया कि इन मोस्ट ऑफ आवर इंस्टॉलेशन फॉर डेप्थ ऑफ 200 to 3 मीटर द एवरेज रेशियो ऑफ सैंड वाटर में बी 1 to 1.5 बाई वॉल्यूम, दाउ इट वेरीज विद इंडिविजुअल इंस्टॉलेशन। जो एवरेज होता है, औसत जो मेरा जो अनुपात होता है रेत और पानी का, सैंड टू वाटर, वो मेरा एवरेज कितना है। अगर एक मेरा सैंड है तो 1.5 मेरा वाटर है, और ये क्या है, ये वॉल्यूम है, यानी मीटर क्यूब में लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे, ऐसा लेंगे बाई वॉल्यूम है। मतलब अगर 1 मीटर क्यूब मेरा सैंड है तो 1.5 मीटर क्यूब मेरा क्या होगा, पानी होगा। ठीक है, बाई वॉल्यूम है। लीटर से भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को लीटर से भी हम लोग मेजर करते हैं ना, लीटर से ही मेजर कर लीजिए। ठीक है, लीटर से ही मेजर कर सकते हैं। या फिर देखिए एक और नया एक रेशियो है, वैसे तो 1.1 1:1.5 एक औसत है, पर यहाँ पर मेंशन है कि हर हर माइस का अपना अपना रेशियो हो सकता है, पर जनरल एवरेज रेशियो यही होता है। जनरली कुछ दिया हुआ है कि अगर मेरा सैंड है वॉल्यूम के अनुसार, देखिए, तो 1:1.5 रखते हैं, 1:2 रखते हैं। अगर 1:15 रख रहे हैं तो प्रैक्टिकली देखा गया है, अगर 1:15 रख रहे हैं ना, तो सैंड अगर वजन 1 टन लेंगे तो 935 लीटर पानी देना पड़ेगा, 935 लीटर पानी देना पड़ेगा वॉल्यूम भले ही। और ये 935 लीटर ना ज्यादा है, अगर इसका वॉल्यूम देखे तो हमेशा किससे, सैंड से ज्यादा होगा। जितना 1 टन मेरा जगह घेरेगा ना, उससे कई ज्यादा मेरा जगह कौन घेरेगा, 935 लीटर पानी, क्योंकि पानी का वॉल्यूम जो है ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह अगर 1:2 आप रेशियो करते हैं वॉल्यूम सैंड टू वाटर का, तो लगभग 1 टन में आपका 1100 लीटर जो है पानी चाहिए होगा। अगर खदान मेरा गहरा हो गया, ये तो जनरल में 200-300 गहराई के बात कर रहे हैं, अगर ज्यादा गहरा माइंस है, तो जो सैंड टू वाटर रेशियो है ना, उसको और आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी बढ़ाना नहीं पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, नियरली 1:1.3। क्यों, क्योंकि खदान में मतलब वो आसान सैंड, उतना मेरा सैंड नीचे जाएगा, जितना सैंड मेरा आसानी नीचे जाएगा उतना वो कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो डीपर 1:1 कर सकते हैं, माइंस जो होता है उसमें 1:1.5 होता है, पर अगर डीपर माइंस है तो हम वो जो वॉल्यूम है ना सैंड टू वाटर का बाई वॉल्यूम, उसको रेशियो को हम लोग घटा सकते हैं, 1:1.3 भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, समझ सर में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डीप माइन करने का रीजन यही है कि पानी मिलता है डीप माइन में, इसीलिए मैंने 1:3 कर दिए हैं। क्या बोले फिर से बोलिए। सर जो डीप माइन में जो घटा दिए 1:1.3 कर दिए डीप माइन में, हाँ, तो वही रीजन है कैसे पानी मिलना, डीप माइन से पानी मिलेगा, जब नहीं डीप नहीं जाएगा तो पानी मिलेगा ज्यादा। वो रीजन नहीं पानी है, वो रीजन नहीं है, वो रीजन नहीं है, वो रीजन है ही नहीं। फ्लो ज्यादा रहेगा। ये सिंपल सा बात है। देखिए, आपके पास 2 टब है, ठीक है, टब है, टब जानते हैं ना, यस टब सर। समझ रहे हैं, माइंस वाला टब। एग्जाम्पल देखिए, सोचिए समझिए थोड़ा सा। ठीक है, एक, दोनों का लंबाई उतना ही है, दोनों का लंबाई उतना नहीं है, लंबाई थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, डीप माइंस में ज्यादा हो जाएगा, या फिर उसको इस तरह से कर देते हैं और ज्यादा ही है। ठीक है, ज्यादा डीप ज्यादा गहरा बात है कि ज्यादा डीप भी होगा तो ज्यादा ये होगा। हमको ये बताइए, दोनों में टब रख दिए, चलेगा ये वाला, ग्रीन वाला या फिर ब्लू वाला, डीप वाला सर।
ग्रीन वाला ग्रीन ग्रीन वाला क्यों? वाला ग्रीन वाला ज्यादा ढाल है कि नहीं है? ज्यादा ढाल है, ज्यादा आसानी से जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? गहराई के ऊपर। जितना ज्यादा गहराई होगा उतना ज्यादा ग्रेविटी लगेगा कि नहीं लगेगा? है सर। है कि नहीं है? नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल सा एक और एग्जांपल देते हैं, बहुत आसानी सब समझ जाइएगा। ठीक है, बहुत आसानी समझ जाइएगा। आप क्रिकेट खेलते हैं? खेलते हैं ना जी? सर यस यस सर। यस सर। ऊपर बताऊं, ठीक है? और एक और उससे भी ज्यादा ऊपर फेंकिए, यहाँ तक। किसमें बॉल आपको तेजी से लगेगा? बताइए। ये ऊपर वाला वाले बॉल पे लगेगा, ये ऊपर वाला वाला बॉल पे बॉल। लगेगा, या इस पे लगेगा? बताइए, कलर बताइए, ऊपर कलर बताइए, हरा कलर। वाला। ग्रीन हरा ग्रीन क्यों? क्योंकि ज्यादा ऊंचाई हो गया उसका, ज्यादा गहराई होगी तो और ज्यादा अपने आप स्पीड वहां पे नीचे अपने आप हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा? इसका मतलब गहरा अगर माइंस है तो मेरा जो रेत है वो और आसानी से मेरा नीचे आएगा, और स्पीड से आएगा नीचे। उसमें कम हमको पानी चाहिए। पानी हम किस लिए डाल रहे थे? हम सैंड भी तो डायरेक्टली डाल सकते हैं। मेन तो हमको सैंड से, पानी से कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है हमको पानी से। हमको गोफ तो सिर्फ सैंड से ही भरना है, पानी से थोड़ी ना भरना है। हम पानी क्यों डाल रहे थे? पानी इसलिए डाल रहे थे क्योंकि सैंड अपने आप नहीं जा रहा है, उसको हमको नीचे लेके ले जाना है। इसीलिए हम पानी के साथ उसको डाल रहे थे, ताकि वो पानी के साथ नीचे चला जाए। गहरा ज्यादा होगा तो पानी का रिक्वायरमेट क्या होगा? कम होगा ना, क्योंकि अब क्या है कि सैंड में भी अब ग्रेविटी ज्यादा लगेगा उसकी तुलना में, कम हाइट की तुलना में। है कि नहीं है? तो मेरा पानी की आवश्यकता क्या होगा? कम लगेगा कि नहीं लगेगा? ये बताइए। समझ में नहीं यस आया? सर। आगे सर, आगे समझ में। तो वो चीज है। आते हैं रेट ऑफ स्टोइंग। ठीक है, रेट ऑफ स्टोइंग में आ जाते हैं। स्टोइंग का रेट बोला गया है line by line. For a given stowing pipe range, there is a maximum quantity of the mixture which can flow. The quantity is fed, it will overflow mixing funnel. बोला गया कि for a given stowing pipe range, there is a maximum quantity of the mixture which can flow. बोला गया है कि अगर जो कोई स्टोइंग पाइप रेंज है, गिवन है, कोई दिया हुआ है, तो मैक्स देयर इज मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर विच कैन फ्लो। ज्यादा क्वांटिटी ऑफ जो है, जो मिक्सचर है वो फ्लो कर सकता है। इफ मोर क्वांटिटी इज फेड, इट विल ओवरफ्लो द मिक्सिंग फनल। ठीक है, अब मान के चलिए कि आप सैंड डाल रहे थे कहाँ पे? मिक्सिंग कोन में, जो मिक्सिंग चैम्बर में है। जितना मेरा लंबा पाइप है उतना ही क्वांटिटी आप डाल रहे हैं, जितना चाहिए उतना ही डाल रहे हैं। अब जितना मैक्सिमम क्वांटिटी था उतना डाल रहे हैं तो आराम से फ्लो हो जाएगा। पर आप उससे ज्यादा डाल दे रहे हैं, क्वांटिटी क्या कर दी है? बढ़ा दी। मोर क्वांटिटी इज फेड, मतलब जितना मैक्सिमम क्वांटिटी ले सकता था उससे ज्यादा और ज्यादा डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं जल्दी करने की कोशिश में। तो इसके कारण क्या होगा? इसके कारण ये क्या होगा? इट विल ओवरफ्लो। इट विल ओवरफ्लो कहाँ पे? मतलब मिक्सिंग फनल। फनल का मतलब हो गया मिक्सिंग कोन। फिर ये जो कोन है ना जहाँ पे मिक्सिंग चैम्बर का था, मिक्सिंग कोन, यहाँ से ओवरफ्लो होने लगेगा। जितना क्षमता था उतना ही ना लेगा जी। अब उससे ज्यादा डालते जाइएगा तो कहाँ से लेगा? वो ओवरफ्लो हो जाएगा ना। वही चीज है। कभी देखे हैं, सिर्फ बाइक रहता है, बाइक में देखे पेट्रोल कभी कभी पूरा ढेर सारा डाल दीजिए एक ही बार में, तो क्या होगा? बाहर आ जाएगा ना उसका कीप से, फनल से। धीरे धीरे डालते हैं, है कि नहीं है? कभी देखे हैं ना? जैसे कि मान के चलिए बॉटल से यस कभी सर। देखे होंगे। अब एक बार में पूरा भर देंगे, उसके भरते जाएंगे तो क्या होगा? बाहर आ जाएगा ना। आपको वेट करना पड़ेगा, है कि नहीं? क्या कि जितना क्वांटिटी में एक बार जा सकते उतना ही डालेंगे। अब ज्यादा भरिएगा, ज्यादा कोशिश करिएगा जल्दी करने के लिए, तो क्या होगा? वो ओवरफ्लो ही होगा। तो वो सब चीज है। दूसरा बोला गया कि लेस क्वांटिटी देन इज मैक्सिमम इज फिट, द वर्टिकल रेंज विल नॉट रन फुल बोर। अगर आप क्वांटिटी अगर कम कर देते हैं, देखिए जितना क्वांटिटी था उतना भेजा तो बहुत अच्छा बात है, ज्यादा कर दिए तो ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर आप क्वांटिटी कम कर दिए तो क्या होगा? द वर्टिकल रेंज विल नॉट रन फुल बोर। As the mixture flows down the pipe, a partial vacuum created and the air will be drawn in, leading a pulsatory flow and consequent jamming of pipe. मतलब कि अगर आप जितना चाहिए क्वांटिटी ऑफ सैंड उससे अगर आप काम करते हैं, तब क्या हो सकता है कि जो पाइप है पूरी तरह भरेगा नहीं, उसमें हवा का गैप, हवा उसमें भर जाएगा, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा? जामिंग ऑफ पाइप्स हो जाएगा।
तो जितना क्षमता है, जितना मैक्सिमम क्वांटिटी है, उससे ज्यादा भरते हैं तो भी दिक्कत है, कम भरते हैं तो भी दिक्कत है। अगर कम भरिएगा तो अल्टीमेटली जैमिंग ऑफ पाइप्स हो जाएगा, ज्यादा भरिएगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा मिक्सिंग कोन के पास। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस जी उसके बाद सर। बोला गया कि जो रेट ऑफ स्टोइंग है यहाँ पे वैरीज फ्रॉम इंस्टॉलेशन टू इंस्टॉलेशन। हर माइंस का अपना अपना इंस्टॉलेशन है, लंबाई अच्छल सब अलग अलग है। जो स्टोइंग का जो रेट होता है वो माइन टू माइन वैरी करेगा। बोला जाता है स्टोइंग का रेट जनरली 80 से 100 टन, ठीक है, प्रति घंटा, सिर्फ हम सैंड का बोल रहे हैं, इज कॉमन इन मेनी माइंस एट 200 to 300 मीटर डेप्थ विद नियरली 1100 लीटर्स ऑफ वाटर पर टन ऑफ सैंड। मतलब बोला गया है कि अमूमन जो हमारे माइंस होते हैं 200 से 300 मीटर, उनमें जो मेरा रेट ऑफ स्टोइंग होगा जनरली क्या होता है, वो होता है 80 से, एक सेकेंड, 80 से 100 टन प्रति घंटा। ये सिर्फ सैंड का है। ये मेरा रेट ऑफ स्टोइंग हो गया। अभी एक फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए, हालांकि पूछेगा नहीं पर अब फिर भी याद कर सकते हैं। ये फॉर्मूला पूछा नहीं अभी तक। बोला क्यू एस इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एस डिवाइड बाई एस प्लस एस डब्ल्यू। अब बोलिए क्यू एस क्या है, तो क्यू एस का मतलब हो गया ये वाला क्यू एस। ये क्यू एस है सैंड, ठीक है, कितना हमको 1 घंटे में डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब मेरा रेट ऑफ स्टोइंग। क्यू एस मेरा क्या हो गया, क्यू एस मेरा हो गया रेट ऑफ स्टोइंग। मेरा स्टोइंग का रेट क्या है प्रति घंटा में। क्यू एम क्या है, सैंड एंड वाटर मिक्सचर, ठीक है। क्यूएम, क्यूएम जो है ना वो क्या है, क्यूएम, क्यूएम का पानी और जो मेरा रेत है सैंड है, उसका जो मिश्रण है ना, उसका रेट, ठीक है, उसका 1 घंटे में कितना वो जा रहा है मीटर क्यूब में हमको लेना है वो। एस एंड डब्ल्यू आर क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ सैंड एंड वाटर रिस्पेक्टिवली बाई वॉल्यूम। ठीक है, एक क्वेश्चन देते तब जाके समझ में आएगा, न्यूमेरिकल नहीं दीजिएगा तो ऐसे कितना भी रट लीजिए समझ में नहीं आएगा। सवाल में ये रहेगा ना कि फाइंड द रेट ऑफ स्टोइंग, आरओएस लिख देते हैं ना, शॉर्टकट मारते हैं हम। फाइंड द रेट ऑफ स्टोइंग ऑफ सैंड इफ द क्वांटिटी ऑफ स्लरी डिस्चार्ज, ठीक है, फेड इज कितना कर दें, मीटर क्यों में लेना है ना, कितना कर दें, कितना कर दें, मीटर क्यूब काफी, 80, सिंपल करते हैं 200, 200 मीटर क्यूब प्रति घंटा, ठीक है, एंड सैंड फेड इज कितना कर दें, 100 मीटर क्यूब एंड द वाटर फेड इज 90 मीटर। 90 करते हैं नहीं, 100 ही कर देते हैं। 100 नहीं करते, कोई अलग करते हैं, 50 मीटर कर देते हैं, पर पानी तो हमेशा बढ़ेगा ना। एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं 2 में। देखिए यहाँ पे देखिए, हमको निकालना है क्यूएस, ठीक है। क्यूएस मेरा दिया नहीं है, क्या है, सैंड का मात्रा इन मीटर क्यूब प्रति घंटा, ये हमको नहीं दिया हुआ, हमको दिया हुआ सर 120 आएगा क्या? सर देखिए 66 आ रहा है सर। क्या कितना आ रहा है, 66.6। 120। 120, चलिए 120, 2 जन बोल रहे हैं, बहुत अच्छे। 66
66 बोले हैं। चलो बहुत 120 आ रहा है सर। चलो, बहुत अच्छा, अलग अलग आंसर आता है, हमको बहुत खुशी होता है कि चलिए सब कोई मेहनत कर रहे हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। क्यूएम देखिए कितना है, क्यूएम कितना दिया हुआ है जी बताइए। क्यूएम दिया हुआ है 200 मीटर क्यूब, ठीक है, प्रति घंटा। 200 मीटर क्यूब प्रति घंटा। और एस कितना दिया हुआ है? 100। एस एस 100 दिया हुआ है। और डब्ल्यू मेरा कितना है? 200 दिया हुआ है कि नहीं? अब एस 100 है और डब्ल्यू मेरा 200 है। अब फॉर्मूला मेरा क्या है? क्यू एस इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एस अपॉन एस प्लस डब्ल्यू। क्यू एम कितना है जी? 200 मीटर क्यूब इंटू एस, एस कितना है? एस 100 कितना है जी? 100 एस 100 सर। 100। ठीक है, इसको मीटर क्यों हटा देते हैं, 200 गुना 100 कर देते हैं और डिवाइडेड बाय एस मेरा कितना है? 100 प्लस 100 प्लस 200 है कि नहीं है? 300। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20,000। 20,000 नहीं, 1 2 3 4, 4 हो जाएगा। ठीक है, 20,000 अपॉन 300। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। और 3 से करते हैं 200 को डिवाइड, तो कितना आता है? 200 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 66.66, जिनका भी Yes, उत्तर yes. जो है 66.66 है, सही है। 120 कैसे आ गया था? आप लोगों का कहाँ गड़बड़ किए हैं, सोचे? 120 कैसे गड़बड़ हो गया? क्या गड़बड़ हो गया था बताइए। हेलो हेलो, बताइए बताइए, गड़बड़ कैसे हो गया? कोई दिक्कत नहीं है ना, गलती होता है पर देखिए वहाँ पे कितना, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन है, चलिए। यस सर। पाइप जैम थोड़ा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा एक बार रीडिंग कर लेते हैं, हम मार्किंग कर देंगे अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट हमको लगेगा एग्जाम पर्पस के लिए। बोला पाइप ब्रस्ट टेक्स प्लेस व्हेन पाइप्स आर वर्न एंड दे आर नॉट एबल टू विथस्टैंड हाई प्रेशर। जब हाई प्रेशर को सह नहीं सकते हैं, ठीक है, और पाइप जो है उसमें ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है, जब वो हाई प्रेशर को विथस्टैंड यानी सह नहीं सकते हैं। इफ एक्स्ट्रा प्रेशर इज क्रिएटेड ड्यू टू वाटर रैम दैट मे ब्रस्ट वो नॉट पाइप। वाटर रैम, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक भी इतना है, कभी कभी समझ में नहीं आता कि वो वर्ड वही है कि कोई दूसरा है। द एक्स्ट्रा प्रेशर इज क्रिएटेड ड्यू टू वाटर रैम द दैट मे ब्रस्ट वर्न आउट पाइप, जब फटा हुआ पाइप को फाड़ सकता है। अच्छा, when the valves of the water pipe are not closed well after stowing, it is possible for an external pressure to be created due to water load। ठीक है, मतलब बोला गया है कि when the valves of water pipes are not closed well after stowing, it is possible for an extra pressure to be created due to water head। अच्छा अच्छा अच्छा। in mixture in the mixture having in the mixing chamber, heap of sand on the screen, overflow of water at the cone, and froth on the top of the mixing cone are some of the indication of pipe jams. If it is minor nature, sand is stopped and clear. If it is minor nature, sand is stopped and clear water is flushed. The jam may be cleared. Hammering the pipe at suspected places of jam may also help in some cases. If the methods do not help, pipes are opened out at suspected places in a sand deposition scrapped। चलिए, कुछ पाइप थोड़ा थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। बोला गया है यहाँ पे कि जो मेरा पाइप का जो जैम है उसके बारे में बता रहे हैं अभी, ठीक है। तो बोला गया है ना, अगर मेरा पाइप, अगर मेरा क्या होता है कि हाई प्रेशर, ज्यादा जो दबाव है अगर उसको सह नहीं सकता तो पाइप फट जाता है। अगर दे आर नॉट एबल टू विथस्टैंड हाई प्रेशर, अगर ज्यादा प्रेशर अगर नहीं सह पाया तो सीधा जो क्या पाइप फट सकता है। ये फटने का एक और दूसरा कारण क्या है
तो मान के चलिए पाइप में पानी था, ठीक है, पाइप में पहले से ही पानी, सपोज ये पाइप ऐसा ही है, अब यहाँ पे है, अब ये पानी जो है, पानी पूरा नहीं निकला है, ठीक है, वो सारा पानी जो है ना इस तरह से पानी नहीं निकला है, और ये पानी काफी समय तक है, तो मैं भी अब इसको बंद कर दी इसको, ठीक है, तो इससे कारण फट सकता है। तो इसलिए बोला गया है कि व्हेन द valves of the water pipe are not closed well of the stowing, it is possible for an external pressure to be created due to water head। बोला गया है कि अगर आपका स्टोइंग खत्म हो गया, स्टोइंग जैसे ही आपका ये एक ऑपरेशन खत्म हो गया ना, तो पानी का भाल बंद कर दीजिए, ऊपर से पानी का भाल बंद कर दीजिए, जिससे क्या होगा, पानी इसमें जाएगा ही नहीं, जितना पानी था सब ड्रेन आउट हो जाएगा, और जो है मेरा स्टोइंग पाइप जो है, ठीक है, स्टोइंग पाइप सारा पानी जो है निकल जाएगा। पर अगर अब ये भाल्व आप खुला हुआ रख छोड़ते हैं, तो ये पानी हमेशा यहाँ पे जमा रहेगा, हमेशा जमा रहेगा, तो उस वजन, अब उतना ऊंचाई तक पूरा वाटर का जो कॉलम हो गया यहाँ पे पाइप में, उसका वजन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, अब उस वजन के कारण भी पाइप पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता जाएगा, प्रेशर पड़ता जाएगा, तो उससे भी पाइप फट सकता है, ठीक है। अब हम कैसे जानेंगे, ठीक है, कि पाइप जाम हो गया है, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाइप जानने का कुछ जो मेन, जो मतलब आप बोल सकते हैं कि साइंस है, सिम्टम्स है, वो ये है कि आपका जो मिक्सिंग चैम्बर है ना, मिक्सिंग चैम्बर में आपको दिखने लगेगा, जो स्क्रीनिंग होता है ना, स्क्रीनिंग मिक्सिंग चैम्बर, मिक्सिंग कोन के ऊपर बंकर के जस्ट नीचे, बताए थे ना, यस सर। तो वो देखिएगा कि वो जो मिक्सिंग जो चैम्बर है उसका जो स्क्रीन है ना, वहां पे जो रेत है, रेत का हीप बनने लगेगा, सैंड ऑफ जो है ना, सैंड ढेर लगने लगेगा। दूसरा क्या हो जाएगा इंडिकेशन, दूसरा इंडिकेशन क्या हो सकता है, ओवरफ्लो ऑफ वाटर, पानी का ओवरफ्लो होने लगेगा वो मिक्सिंग कोन के बाहर। और जो भी आपका मिक्सिंग कोन है, मिक्सिंग कोन के ऊपर जो भी है, जो पत्थर जो भी है ना, और ज्यादा वहां पे जमा होने लगेगा, मतलब अंदर जाएगा ही नहीं। तो ये सब क्या है, इंडिकेशन है ऑफ पाइप जैम। अगर आपको देख रहे हैं कि स्क्रीनिंग जो है वहां पे जो बंकर के नीचे लगा हुआ रहता है मिक्सिंग चैम्बर में, उसमें आपका ढेर बनता जा रहा है, ढेर बनता जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं की जो रेत है वो नीचे नहीं जा रहा है, तब तो खाली जगह नहीं हो रहा है, तब तो नीचे नहीं जा रहा है, तो जैम का संकेत हो सकता है। दूसरा संकेत है कि आपका पानी जो है बाहर ओवरफ्लो जा रहा है, इससे भी आपको संकेत मिल जाएगा कि ये जो है यहाँ पे पाइप जाम है। अब क्या करें कि हमको पता चल गया कि पाइप जाम है। पाइप जाम अगर माइनर है, हल्का अगर थोड़ा सा जाम हुआ है, तो सबसे सरल तरीका ये है कि रेत का जो फ्लो है उसको रोक दीजिए, ठीक है, जो रेत जो है, सैंड जो फ्लो हो रहा था ना, जो फेड हो रहा था मिक्सिंग चैम्बर में, मिक्सिंग कोन में जो सैंड को डाल रहे थे, वो उसको रोकिए सबसे पहले, और सिर्फ पानी को फ्लश कीजिए, यानी पानी को सीधा 1 घंटा 15-20 मिनट तक सिर्फ चलाइए, तो जो भी थोड़ा मोड़ा भी जाम होगा वो पानी के साथ वो निकल जाएगा। अगर ये कब काम करेगा, ये काम करेगा जब माइनर है, ठीक है, माइनर नेचर का जाम है, बहुत कम छोटा सा जाम हो गया तब उसके लिए जाम में भी क्लियर है। दूसरा तरीका ये भी है कि जहां आपको पता चल रहा है कि जहां पे जाम हो सकता है, ठीक है, जैसे कि जहां टर्निंग होता है, जहां पे बेंड हो रहा है, वहां पे चांसेस ज्यादा है कि वहां पे जाम हो सकता है, पर फिर भी आपको लग रहा है कि जहां सस्पेक्टेड प्लेसेस है, जहां पे आपको संदेह हो रहा है कि यहाँ पे जैम हो है, वहां पे आप हैमरिंग कर दीजिए, हथौड़ा मार दीजिए, हथौड़ा से पाइप के ऊपर हल्का हल्का सा हैमरिंग कर दीजिएगा, तो वहां पे जो क्या है, वो जो सैंड है ना, वो हल्का सा हिलेगा डुलेगा, तो हल्का सा क्या होगा, वो लूज हो जाएगा, तो वो निकल जाएगा, इससे जैम हटा सकते हैं। पर अगर मेरा ये जो तरीका है, दोनों तरीका अगर काम में नहीं आ रहा है, मतलब हैवी नेचर का मेरा जैम है, तो फिर एक ही तरीका बचता है, जो भी संदेह जनक वाला जो स्थान है, जहाँ पे हमको सस्पेक्टेड प्लेस है, यहाँ पे जहाँ पे हमको लग रहा है कि यहाँ पे जो है जाम हुआ है, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे जाइए, सारा पाइप को वहां पे खोल दीजिए, और फिर जो है रेत बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। यही है आपको जैम निकालने का तरीका। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, जैम रहेगा तो क्या हो सकता है, आपका पाइप फट सकता है, दूसरा फ्लो रुक जाएगा, ठीक है, पाइप फट जाता है, फ्लो रुक सकता है। जैम है कि नहीं हमको कैसे पता चलेगा, उसका साइन है कि आपका मिक्सिंग चैम्बर में रेत ऊपर में आपको दिखाई देगा, रेत का ढेर बन जाएगा, पानी का ओवरफ्लो होने लगेगा। जाम को कैसे पता करेंगे कि जाम है कि नहीं है, तो आपको बता ही दिया, अब जाम हमको मिल चुका है तो कैसे उसको हटाएंगे, तो सैंड का जो आपका फेड है, फेड का मतलब सैंड को जो डाल रहे हैं मिक्सिंग कोन मिक्सिंग चैम्बर में, उसको रोकिए और पानी पूरा चलाइए कुछ समय तक। इससे भी अगर ना होए तो फिर हैमरिंग करिए जो भी संदेहपूर्वक जगह है वहां पे। अब उससे भी ना होए तो फिर जहाँ पे संदेह आपको लग रहा है, जिस स्थान पे पाइप का कि यहाँ पे जाम हो सकता है, उसको खोलिए, और वहां से जो भी अंदर से जो रेत जमा हुआ उसको बाहर निकालिए स्क्रैप करके। तो ये हुआ पाइप जाम निकालने का तरीका। कुछ और चीजें दिया हुआ उसको पहले रीड आउट कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बता देंगे। पाइप जाम्स आर कंप्लीटली अवॉइडेड
if air removal devices are incorporated in the installation and full bore flow is obtained. The pipe layout is incorrect hydraulic profile. The size of the largest particle solid does not exceed 1/3 of D, preferably 1/4, 150. Okay, where the D is the diameter of pipe. And fourth is average velocity of the mixture avoided the critical velocity of deposition. ठीक है, तो ये सब जो है यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका है, ठीक है, जाम किन किन परिस्थितियों में नहीं होने का चांसेस है, कुछ कुछ चीज कीजिएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या है। अगर आप देखिए पाइप जाम तो हो सकता है, पर कुछ चीज अगर आप कीजिएगा ना तो हमेशा पाइप जाम नहीं होगा, कंप्लीटली खत्म हो जाएगा पाइप जाम। पहला चीज है कि अगर आप एयर रिमूवल डिवाइसेस आर इनकॉम्प्लीटेड इन इंस्टॉलेशन, अगर मान के चलिए जो पाइप है उसमें से ऐसा यंत्र लगाए हुए हैं जो हवा के माध्यम से ना कुछ चीज सक कर सकता है, मतलब कंप्रेस्ड हवा से अगर कुछ बाहर निकाल सकता है, ऐसा सिस्टम अगर लगाए हैं, देखे है ना ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग वगैरह जो रहता है हम करते हैं, हम इस फायर अगर रहता है तो वहाँ कंप्रेस्ड करके सारा जो मेरा जो स्टेमिंग रहता है उसको बाहर निकालते हैं। तो अगर पाइप में ही अगर ऐसा व्यवस्था किया हुआ है कि हम लोग एयर रिमूवल डिवाइसेस लगा हुआ है जिससे हम लोग खींच के बाहर सैंड को निकाल सकते हैं, तो इससे आप पाइप जैम को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप पाइप को सही हाइड्रोलिक प्रोफाइल में बिछाए हैं, जो H/L रेशियो होता है वो सही है, ठीक है, हाइट बोले ना 1:7 गुड स्टोइंग रेट है, ठीक है। अब 1:25 30 की जगह तो फिर दिक्कत ही है, पर 1:7 6 5 4 अगर कर रहे हैं गुड माना जाता है हाइड्रोलिक प्रोफाइल, इसमें कर रहे हैं तो चांसेस बहुत कम है कि आपका पाइप जाम होगा। तीसरा चीज है कि जो भी आपका लार्जेस्ट पार्टिकल है सैंड का, वो ठीक है, वो डायमीटर जो है ना पाइप का उसका 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये आप मेंटेन कर रहे हैं तभी आपका पाइप जाम नहीं होगा। मतलब अगर मान के चलिए ये मेरा पाइप है ना, इस तरह से ये मेरा पाइप है, ठीक है, गलत बन गया डायग्राम, ठीक है। अब इसका डायमीटर सपोज ये है डी, ठीक है, ये क्या है, इसका डायमीटर डी है, तो इसका 1/3, ठीक है, इसका 1/3 अगर मेरा जो लार्जेस्ट पार्टिकल का साइज है जो इसमें फ्लो हो रहा है, अगर वो उतना हम ये होता है ना स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो जो भी मेरा स्पीड है किसका, स्टोइंग का, अगर वो क्रिटिकल उसके क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है तभी आपका जो है पाइप जाम नहीं होगा। अब आप हमको पता है ना कि आप बिना कुछ सही सबसे पहले ये पूछेंगे कि व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, है कि नहीं है। क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब होता है कि द स्पीड एट विच फॉलिंग ऑब्जेक्ट रीचेस व्हेन बोथ ग्रेविटी एंड रेजिस्टेंस आर इक्वलाइज ऑन ऑब्जेक्ट। बोला गया है कि वह स्पीड किसी ऑब्जेक्ट पे जो गिरता हुआ कोई बॉडी है उसका वह गति जिस पर अगर मेरा गुरुत्वाकर्षण और हवा का अवरोध दोनों बराबर कर दिया जाए तो जिस गति पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो गिर के पहुंचेगा नीचे, उस गति को बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट ये सरफेस है, यहाँ से कोई चीज हमको नीचे फेंक रहे हैं, कोई गति से आएगा। अब अगर इसमें जो ग्रेविटी है और हवा का जो अवरोध है, हवा तो अवरोध करेगा ना, हवा हर जगह है, तो रेजिस्टेंस तो हमेशा देगा, है कि नहीं, ये रेजिस्टेंस तो हमेशा रहेगा ना। हवा का अवरोध रहेगा, ग्रेविटी दोनों यहाँ पे काम करेगा। अगर अब ग्रेविटी और रेजिस्टेंस दोनों इक्वलाइज्ड कर दिया जाए उस सब्जेक्ट पे, ग्रेविटी और रेजिस्टेंस इक्वलाइज करने का मतलब है कि 0 कर दिया जाए। अगर ग्रेविटी जो है और जो अपना एयर रेजिस्टेंस दोनों को दोनों इक्वलाइज कर दिया जाए, तो वो गति पे कितना समय पे कितना स्पीड पे ये नीचे पहुंचेगा, उसी स्पीड को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी, है कि नहीं है। तो हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना क्रिटिकल वेलोसिटी हो सकता है कि नहीं, तो वो क्रिटिकल वेलोसिटी उसको बोलेंगे। समझ में आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, अब इसमें हमेशा तो ग्रेविटी काम करेगा ना, तो ग्रेविटी और हवा का अवरोध भी इसमें काम करेगा। हवा का अवरोध क्या है, इसको जल्दी नीचे गिरने नहीं देगा, और ग्रेविटी क्या करेगा, उसको जल्दी नीचे गिराएगा। तो ये जो दो फैक्टर है ना उसको हटा दीजिए, ये इम्पॉसिबल है, पर ऐसा क्रिटिकल वेलोसिटी डिफाइन किया गया है कि ये जो दो फैक्टर है ना जो गति को मतलब प्रभावित करते हैं, इन दोनों फैक्टर को हटा दीजिए, ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस, ये दोनों फैक्टर्स को हटाने के बाद जिस भी गति से कोई गिरता हुआ ऑब्जेक्ट नीचे अपने इस जगह पे पहुंचेगा, उस गति को हम लोग क्या बोलेंगे,
क्रिटिकल वेलोसिटी। तो हमेशा जो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा अगर आपका औसत वेलोसिटी है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसमें क्या होगा कि हमारा जो जाम होता है पाइप, ठीक है, वो नहीं होगा। ठीक है, जाम जो होता है ना वो नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं है? हेलो। यस सर, यस। क्रिटिकल वेलोसिटी थोड़ा फिजिक्स वाला टर्म है, रेनॉल्ड नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो अपना, अगर हम लोग पाइप के टर्म में बात कर रहे हैं तो उसका जो रेडियस होगा यानी डायमीटर वगैरह, डेंसिटी क्या है मेरा स्टैंड का, उस पर बहुत सारी चीज़ पर क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करता है। जो क्रिटिकल वेलोसिटी है ना, कई सारी चीज़ पर डिपेंड करता है। पहला चीज़ है कि रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े होंगे कभी, तो जानेंगे कि रेनॉल्ड नंबर एक नंबर होता है। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर पे कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद जो रेडियस होगा आपका पाइप का उस पर डिपेंड करेगा। फिर जो सैंड है उसका डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। इतने सारे चीज़ पे ये क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करता है। सिंपली याद कीजिए, एवरेज वेलोसिटी अगर ज़्यादा है क्रिटिकल वेलोसिटी से तो पाइप जाम होने की संभावना जो है कम होता है या ना के बराबर होता है। Installation of booster pump for increasing the pressure of sand water sludge to stow on the rise is not very common. As a thumb rule, for every 10-meter length of horizontal pipeline, there is a loss of 1 meter head, and the velocity of slurry has to be kept a minimum of 2 meter per second. कुछ बात बताया गया है कि जो वेलोसिटी होना चाहिए ना स्लरी का, वो ठीक है कम से कम 2 मीटर प्रति सेकंड जो है होना चाहिए। ये याद करने वाला चीज है। ऐसा माना जाता है, थंब रूल है, कोई नियम नहीं है, बस अंगूठा छाप बोलते हैं ना। थंब रूल का मतलब क्या हुआ, कोई इसका कोई मतलब प्रूफ नहीं है हमारे पास, ऐसा माना गया है। कुछ चीज का है ना, कोई इसे मान लेते हैं। थंब रूल देखा गया ऑब्जर्वेशन में कि प्रत्येक 10 मीटर अगर लंबा मेरा पाइप है ना हॉरिजॉन्टल, तो उसके कारण मेरा ना 1 मीटर का जो हेड है वो कम हो जाता है। ठीक है, लॉस हो जाता है 1 मीटर का head। चीज देखा गया है, ये याद कर सकते हैं कि जो मिनिमम स्पीड होता है डिपोजिशन का वो 2 मीटर। कल न्यूमेटिक स्टोइंग छोड़ देते हैं, ये नहीं पढ़ते हैं, नहीं आता ही एग्जाम में है। मैकेनिकल स्टोइंग देख लेंगे क्योंकि होता था पहले, इसको देख लेंगे। और बाकी जो है कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टोइंग खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग ओपन कास्ट वगैरह फिर जल्दी हम लोग आएंगे। तो बस एक चैप्टर मतलब एक सेशन में आपका स्टोइंग प्रैक्टिसेस खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जल्दी से हम रिकैप कर देते हैं Recording कि क्या stopped. क्या हम लोग डिस्कस किए हैं। खपत जितना बालू रखते हैं, रेत रखते हैं, सैंड रखते हैं, वहीं अगर वाटर टैंक की बात करें तो वाटर टैंक में एक दिन का खपत जितना हम लोग पानी रखते हैं। मिक्सिंग चैम्बर की बात करें तो मिक्सिंग चैम्बर वह जगह है जहाँ पे मिक्सिंग कोन स्थित है। जिस भी जगह पे मिक्सिंग कोन स्थित होगा वो उस जगह को हम लोग मिक्सिंग चैम्बर बोलेंगे। मिक्सिंग चैम्बर में आ जाने के लिए क्या हो सकता है, या तो इंक्लाइन हो सकता है सरफेस में, या तो एक छोटा सा स्टोइंग ड्रिप। शाफ्ट बना सकते हैं। चैम्बर में, सॉरी, मिक्सिंग चैम्बर में मिक्सिंग कोन होता है। मिक्सिंग कोन के ऊपर क्या रहता है, एक स्क्रीन होता है, छन्नी होता है, जिससे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जो है वो छनकर ऊपर में रहे, महीन बालू ही नीचे जाए। वैसे पत्थर कंकड़ जिसका जो साइज है 25 mm से ज्यादा है वो वहीं पे रुक जाते हैं, फिर उसको हाथ से चुन के मिक्सिंग चैम्बर के बाहर मिक्सिंग चैम्बर में रख दिया जाता है, फिर उसको कट करके सीधा सरफेस में भेज देते हैं। उसके बाद चैम्बर में देखिए उचित लाइटिंग व्यवस्था होना चाहिए। जो भी मेरा केबल्स होगा वो वाटर प्रूफ मच्छर प्रूफ होना चाहिए। सिग्नलिंग के तार, फोन के व्यवस्था वहाँ पे होना चाहिए, ताकि भूमिगत जो भी स्टोइंग सुपरवाइजर है और जो भी मिक्सिंग कोन ऑपरेटर है वो एक दूसरे से बात करके कोऑर्डिनेट करा सकें। उसके बाद बोला गया है कि जो मेरा बंकर का जो सूट होगा, जिधर से गिरता है बंकर में सूट्स होगा ना, उधर से ही सारा सैंड गिरेगा। तो सूट्स और जो मेरा स्क्रीन है मिक्सिंग कोन के ऊपर, स्क्रीन और सूट के बीच में कम से कम जो गैप होना चाहिए वो 60 सेंटीमीटर होना चाहिए, या तो 600 mm बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अब मिक्सिंग कोन में पानी भी जा रहा है, बालू भी जा रहा है, तो पानी को मेजर करने के लिए वाटर मीटर, कैंड वेलोसिटी मीटर, वी नॉच या वेंचुरी मीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंड को मेजर करने के लिए हम लोग ली रिकॉर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोइंग करने के लिए कई सारे पाइप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कास्ट आयरन हम लोग पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं, माइल्ड स्टील का भी पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एल्का थिन पाइप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कास्ट आयरन के पाइप्स होते हैं, सीआई पाइप्स, उनका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है काफी कम होता है, सिर्फ 15 kg प्रति स्क्वायर, यानी कम, मतलब ज्यादा खिंचाव नहीं कर सकते, खींचेगा तो टूट फट जाएगा। इसलिए इसका इस्तेमाल भी हम लोग फेस पे नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। इनके साइजेस याद करने की जरूरत है नहीं। इसके बाद जो दूसरा जो पाइप होता है वो माइल्ड स्टील वाले पाइप्स होते हैं, वो सीआई पाइप से और हल्के होते हैं,
इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ और ज़्यादा होता है, और उनका हम लोग प्रयोग जो है जहाँ पे स्टोइंग नीचे भूमिगत भाग में किया जा रहा है वहाँ पे कर सकते हैं। मोर फ्लेक्सिबल होते हैं एंड मोर लाइट वेट होते हैं देन सीआई पाइप्स। इससे भी बेटर कौन सा होता है? एल्काथीन पाइप्स। इससे सबसे ज्यादा हल्का यही होता है, ठीक है। बहुत ही हल्का होता है, इसमें फ्लैंजेस हम लोग फिट कर सकते हैं, और उसको जोड़ने के लिए स्पेशल हीटिंग कट जॉइनिंग डिवाइस हमको इसमें लगता है। इसके अलावा बोला गया है कि जो मेन हॉलेज लाइन है उससे मेरा जो स्टोइंग पाइप है वो दूर रहना चाहिए। रीजन आपको पता ही है, इसलिए रहना चाहिए। बहुत सारे ब्रांचिंग करने के लिए वाई पाइप्स, टी वगैरह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हम लोग पाइप को जोड़ेंगे तो फ्लैंजों को उसमें दोनों पाइप के जो दोनों पाइप होंगे ना उनके फ्लैंज से एक दूसरे को जोड़ेंगे। फ्लैंजों के बीच में हमको वॉशर्स देना पड़ेगा। ये वॉशर्स या तो फाइबर के बन सकते हैं या तो एस्बेस्टस के बन सकते हैं। वॉशर देने का एकमात्र कारण ये है कि जो पाइप का जो लीकेज होता है उसको रोकना। वॉशर देंगे तो मेरा जो पाइप लीकेज है वो कम हो जाएगा या ना होगा नहीं होगा। इसके अलावा उसके बाद हम लोग ये जाने कि जो मेरा एच एल रेशियो है, एच एल रेशियो में एल क्या होता है? जितना लंबा मेरा पाइप है उसी लंबाई को हम लोग बोलेंगे क्या? लेंथ, एच एल रेशियो। और अगर हम लोग बात करें एच की, एच का मतलब होगा वर्टिकल हेड या ऊंचाई, किसके बीच में? मिक्सिंग चैम्बर और जहां पे मेरा डिस्चार्ज हो रहा है सैंड वाटर रेशियो। तो उस डिस्चार्ज पॉइंट से लेके मिक्सिंग चैम्बर के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल हाइट है, उसी हाइट को हम लोग बोलेंगे हाइट। दोनों का अनुपात को बोलेंगे एच एल रेशियो। माना जाता है कि 1:7 अगर आपका एच एल रेशियो है तो अच्छा स्टोइंग रेट ये माना जाता है। जब भी स्टोइंग करेंगे, ठीक है, स्टोइंग करने से में गोफ में स्टोइंग करने से पूर्व क्या करेंगे? हमको बॉक्सिंग खड़ा करना पड़ेगा। बॉक्सिंग क्या होता है? ये बैरिकेड होता है, या तो बैम्बू मैटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हेसियन क्लॉथ जिसको क्या बोलते हैं, या तो क्वायर मैटिंग भी कर सकते हैं। तीनों तरह का चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वायर मैटिंग सबसे महंगा पड़ता है, पर इसका यूज कर सकते हैं 3 से 4 बार, बाकी सबका 4-5 बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसका क्या है? क्वायर मैटिंग को हम 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका क्या है? कॉस्ट थोड़ा ज्यादा पड़ता है। इसके अलावा हम लोग बात किए हैं कि सैंड टू वाटर का जो अनुपात होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। ये डिपेंड करता है गहराई के ऊपर, ठीक है। और वैसे तो ये माइन टू माइन वैरी कर सकता है। जनरल एवरेज जो पूरा भारत का बताया गया है, अगर गहराई 200 से 300 मीटर है तो सैंड और वाटर यानी रेत और पानी का जो अनुपात होता है, किसके अनुसार? वजन के अनुसार नहीं, वॉल्यूम के अनुसार। वो 1:1.5 है। मतलब 1 मीटर क्यूब अगर मेरा रेत होगा तो 1.5 मीटर क्यूब मेरा वाटर होगा। हमेशा वाटर सैंड से ज्यादा होगा। तो ये जो वैल्यू है 1.15 से लेके 1:2 तक हो सकता है। मतलब 1:1.5 से लेके 1:2 तक ये जनरली जाता है। अगर हम लोग 1:1.5 वाला अगर हम लोग रेशियो लेते हैं तो प्रैक्टिकली इसका मतलब होगा कि 1 टन सैंड ले रहे हैं और 935 लीटर वाटर ले रहे हैं। अगर हम लोग 1:2 रेशियो वाला अगर हम लोग कंसंट्रेशन फॉलो कर रहे हैं, रेशियो फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा 1 टन सैंड में 1100 लीटर हम लोग पानी दे रहे हैं। गहरे खदान में जो सैंड टू वाटर रेशियो है वो और ज्यादा हम लोग कम कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरली वो क्या होगा? मेरा फ्लो ऑफ सैंड को फेवर करेगा। इसलिए हमको पानी का जो क्वांटिटी है वो हम कम कर सकते हैं। 1:1.3 मेरा सफिशियंट है, 1:1.5 करने का जरूरत नहीं है फॉर डीपर माइंस। अब आते हैं रेट ऑफ स्टोइंग। रेट ऑफ स्टोइंग का मतलब 1 घंटा में कितना टन मेरा सैंड जो है वो स्टोइंग हो रहा है, ठीक है। अगर मेरा जो मैक्सिमम मेरा जो कैपेसिटी है, अगर उतना कैपेसिटी में हम स्टोइंग कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट माना जाता है। उससे ज़्यादा अगर हम बढ़ाएंगे तो मेरा जो मिक्सिंग कोन है वहाँ पे मेरा ओवरफ्लो होने लगेगा सैंड का। अगर हम कम करते हैं तो मेरा पाइप का जैम हो जाएगा, पाइप मेरा जाम होने लगेगा। रेट ऑफ स्टोइंग जो है माइन टू माइन, इंस्टॉलेशन टू इंस्टॉलेशन वैरी करता है। जनरली जो हमारे माइंस होते हैं 200 से 300 मीटर वाले, उनमें 80 से 100 टन प्रति घंटा ये मेरा सैंड स्टोइंग का रेट होता है। इसका एक फॉर्मूला है, QS इज इक्वल टू QM इंटू S अपॉन S+W। मतलब अगर आपको निकालना है कि मेरा सैंड का प्रति घंटा में कितना मेरा डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसको निकालने का तरीका बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। ऊपर में क्या रखना है? ऊपर में रखना है पानी और रेत का जो मिश्रण है प्रति घंटा मीटर क्यूब के हिसाब से, उसको गुना कर दीजिए किसके साथ? जितना सैंड का क्वांटिटी है, सैंड का यानी रेत का कितना क्वांटिटी, उसके साथ गुना कर दीजिए दोनों को मिश्रण का अनुपात, और नीचे डिवाइड किससे कर दीजिए? जितना मेरा सैंड लग रहा है और जितना मेरा वाटर लग रहा है, दोनों को जोड़ के उससे डिवाइड कर दिए तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके अलावा पाइप जैम के बारे में डिस्कस किए हम लोग। पाइप अगर जाम रहेगा तो इसी हाँ,
इसमें जो आप सवाल लगवाए थे 66.6 टन पर आवर था वो। हाँ, CMRS कौन वाला? एक्सपेरिमेंट वर्क किया गया बल्लारपुर क्वेरी में, WCL का माइंस है, ठीक है, जिसमें जो कोल सिम का जो गहराई था 45 मीटर था। हैज अराइव्ड एट कंक्लूजन दैट अ हाई रेट ऑफ स्टोइंग एट अ वाटर sand ratio of less unity layer 0.921 by volume can be obtained even with the 1.25 mm diameter pipe range doing experiment carried out at pure जामाबाद को समझ सकते हैं। देखिए एक माइंस है ना बल्लारपुर कोलोरी का, गहराई 45 मीटर फ्रॉम द सरफेस। वहां पे ये लोग क्या किया कि जो पानी और जो रेत का अनुपात है, ठीक है, बाई वॉल्यूम, मतलब एक मेरा मतलब हमेशा क्या होता है ना कि मेरा जो सैंड होता है उससे ज्यादा रहता है मेरा वाटर वॉल्यूम के अनुसार। ये लोग एक्सपेरिमेंट किया कि ना पानी कम डालेंगे, गहराई कम है, फिर भी ये लोग क्या किया कि 0.9 मीटर क्यूब पानी डाला, 1 मीटर क्यूब सैंड डाला। पर इसके लिए क्या किया ये लोग जो है वो 125 mm, मतलब जो पाइप होता है ना 125 mm, वो पतला पाइप होता है, मतलब 12 सेंटीमीटर के आसपास में, ठीक है, पतला तो नहीं है पर नॉर्मल पाइप इतना होता है। इसमें एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जो एक्सपेरिमेंट जो किया गया प्योर में, जब हम बात करें क्लेम्स टू हैव अचीव वाटर हैंड 0.921 इन पाइप इन 24 नेचुरल रेशियो जो 1:1.4। इसमें ये देखा गया ना कि HL रेशियो जो था वो 1:1.4 देखा, 1.1:111.4 देखा गया, उसमें भी हो गया है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट CMRI किया था ना कि गहराई भी कम था और मेरा जो रेशियो था वो वाटर का कम था, सैंड का ज्यादा था, ठीक है। फिर भी जो है वो मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी जो है मतलब क्या हुआ कि आराम से स्टोइंग हो गया। ये इसमें CMRS अपना एक्सपेरिमेंट करके बताया, पर जनरली ऐसा करते नहीं है, ठीक है। CMRS जब भी कोई चीज करता है ना तो हर चीज पूरा परफेक्ट करके रखता है, पर माइंस में ऐसा होता है क्या? हर चीज नॉर्म्स के हिसाब से करना, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। इसलिए हमेशा सेफ्टी मार्जिन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन लेके चलते हैं कि हार्ड एंड हार्ड जो भी अगर दिक्कत है तब हार्ड जो भी मेरा एक्सट्रीम पोजीशन है ना उसको लेके चलते हैं ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। और CMRS जो जो भी रहते हैं उन लोग क्या करते हैं एकदम पूरा एक्सपेरिमेंटल चीज जितना बताएगा उतना ही लेंगे, जो भी चीज मेंशन है उतना ही लेंगे। तो उस हिसाब से लोग देखा गया था कि वहाँ पे जो है दो माइंस का नाम बताया गया, एक जमाबाद कुलियरी जो कि हमको लगता है कि BCCL में होगा, और एक है बलारपुर वो अपना WCL में। तो इसमें देखा गया तो इसमें आराम से ये लोग करा दिए थे स्टोइंग, पर जनरली 1:7 आपको याद रखना है हाइड्रोलिक प्रोफाइल, और आपको रेशियो भी याद रखना है 1:1.5 से लेके नेक्स्ट देखिए पाइप जैम्स। तो देखिए पाइप जैम्स जो अगर होता है तो पाइप फटने का भी चांसेस ज़्यादा रहता है। तो पाइप जाम ना हो उसके लिए तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाइप जाम का लक्षण क्या है, कैसे आप पता करें कि पाइप जाम हो गया है। तो उसके लिए जो भी आपका जो स्क्रीन है, मिक्सिंग जाम होता है ना स्क्रीन छन्नी, वहां पे देखिएगा कि सैंड का जो हीप है वो बनने लगा है, नीचे जा ही नहीं रहा सैंड, इससे पता चल जाएगा कहीं ना कहीं मेरा जो है वो पाइप जाम हो गया है। दूसरा ओवरफ्लो ऑफ वाटर, वाटर भी मेरा मिक्सिंग कौन से बाहर आने लगेगा, तो इससे पता चला क्या कहीं पाइप जाम है। अगर माइनर नेचर का पाइप जाम है बस आप पानी चला दीजिए, सैंड रोक दीजिए, सैंड को रोक के पानी चलाइए कंटिन्यूसली 1.5 आवर तक, आधा घंटा 15-20 मिनट तक, वो पाइप जाम जो है क्लियर हो जाएगा। नहीं तो अगर आपको लग रहा है कोई जगह आपको पता है कि यहाँ पे पाइप जाम होने की संभावना है, वहाँ पे हैमरिंग भी कर सकते हैं। अगर इन दोनों मेथड से अगर काम ना बने तो फिर जो भी संदेह वाली जगह है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे पाइप्स को खोलकर जो भी सैंड अंदर में है पाइप्स को उसको बाहर निकाल लीजिए स्क्रैप करके। ये तरीका है। पाइप जाम्स को कम्प्लीटली आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप ऐसा उपकरण इस्तेमाल करते हैं पाइप में जो कि हवा से जो भी जाम है उसको निकाल सकते हैं, जैसे कि एयर रिमूवल डिवाइसेस, वो अगर आप लगाते हैं जाम नहीं जल्दी होगा। अगर हाइड्रोलिक प्रोफाइल सही है, पाइप बिछाने का सही है, तब भी कोई जाम नहीं होगा। अगर मेरा जो पार्टिकल का साइज है वो जो अधिकतम जो बड़ा साइज हो सकता है ना स्टोइंग में पाइप के अंदर, अगर उसका जो साइज है सबसे बड़ा पार्टिकल का साइज वो पाइप के जो डायमीटर है उसका अगर 1/3 से ज्यादा नहीं है तब आराम से जाम नहीं पे मतलब आराम से आपका फ्लो होगा, जाम नहीं होगा। और अगर आपका एवरेज वेलोसिटी जो स्लरी का है वो उसके क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है
तब भी आपका जाम होने की संभावना नहीं है। जनरली कम से कम वेलोसिटी जो रखते हैं सैंड स्टोइंग का वो 2 मीटर प्रति सेकंड, ये वेलोसिटी है। इतना अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। गुड नाइट सर। डाउट रिपेयरिंग के